हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो फ्री में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, कि आखिर इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई और उसमें क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई और कैसे इंटरनेट चेंज हुआ टाइम टू टाइम। उसको जीरो से लेकर मैं आपको मॉडर्न वेब तक 5 चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। हिस्ट्री एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आप आखिर आपको हिस्ट्री जानना जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर आप एक डेवलपर हो, आप एक टेकी हो, तो अगर आपको कोडिंग समझना है, अगर आपको समझना है, तो आपको इंटरनेट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। कैसे किसी चीज़ों का आविष्कार कैसे हुआ और वो कैसे काम करती है और उस कैसे उसमें चेंजेस आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको हेल्प करता है बेटर कोड लिखने में, डिबग करने में और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करने में कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। अगर मैं आपको डेवलपर पर्सपेक्टिव से बताऊं कि अगर आप हिस्ट्री सीखोगे तो आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल्स पता चलेंगे कैसे काम करते हैं। आपको एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट के बारे में पता चलेगा कि ये क्यों आया और इसका क्या काम है। आप एपीआईज के बारे में सीखोगे। अगर आप इंटरनेट की हिस्ट्री सीखोगे तो आप आगे जब वेब टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको उनमें हेल्प मिलेगा। जैसे आप अगर आगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ोगे, डीएनएस पढ़ोगे, जो भी मॉडर्न चीज़ें पढ़ोगे, तो आप अगर आपको हिस्ट्री पता रहेगी तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगी और आपको उसको सीखने में और मज़ा आएगा और आपको इंटरेस्ट आएगा। इसलिए आपको इस हिस्ट्री वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। तो अगर आप हिस्ट्री सीखोगे तो आपको अलग अलग चीज़ों को सीखने में मजा आएगा और आप एक स्मार्ट डेवलपर बनोगे, ना कि नॉर्मल डेवलपर। और इसकी मदद से आप रियल वर्ल्ड कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे और आप टेक इंटरव्यूज में आपको ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होगा। तो इस वीडियो सीरीज को मैंने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो मैं आपको सारे चैप्टर्स बता देता हूँ हम क्या क्या पढ़ेंगे इस सीरीज में। इसमें हमारा चैप्टर 1 है व्हाट इज द इंटरनेट। चैप्टर 2 है हमारा व्हाई वाज द इंटरनेट क्रिएटेड। चैप्टर 3 है कोल्ड वॉर एंड द बर्थ ऑफ द इंटरनेट 1950 से 1960। फोर्थ चैप्टर है हमारा आरपानेट द फर्स्ट इंटरनेट। देन पैकेट स्विचिंग, कोर इंटरनेट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें। अब इसमें डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे 1970। ईमेल फर्स्ट किलर एप्लीकेशन क्यों कहा जाता है, जो 1971 में आया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, जो इंटरनेट है अगर विदाउट नंबर हम उसको क्यों यूज करते हैं, जो कि 1980 में आया था। और जो एनएफएस नेट एंड पब्लिक इंटरनेट है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो 1980 और 1990 में आया था। और इंटरनेट फॉर एवरीवन के लिए जो एक्सेस है, हम जो वर्ल्ड वाइड वेब चलाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो 1989 में आया था। फिर हम फर्स्ट वेबसाइट और ब्राउजर का इन्वेंशन कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, जो 1990 में हुआ था। फिर हम डॉट कॉम बूम, जो 1995 से 2000 एरा में जो डॉट कॉम बूम हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम वेब 2.0 और इंटरेक्टिव इंटरनेट जो 2000 में था उसके बारे में पढ़ेंगे, जो 2.0 क्या है, वेब 1.0 क्या है, वेब 3.0, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो 2010 में जो मोबाइल इंटरनेट और क्लाउड एरा आया था उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो मॉडर्न इंटरनेट, जो आज टुडे इंटरनेट है, जो एआई एरा है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जीरो से लेकर जो मॉडर्न वेब है उसकी पूरी हिस्ट्री में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप अगर आप इस वीडियो को, इस सीरीज को कंप्लीट देखोगे तो आप डॉट कनेक्ट करोगे कि आखिर चीजें का इनोवेशन कैसे हुआ और कैसे धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हुई। व्हाट इज द इंटरनेट। तो अगर आपको हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट क्यों जरूरी है और उसकी जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरनेट आखिर होता क्या है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि इंटरनेट क्या है। कुछ लोग समझते हैं इंटरनेट यानी गूगल, इंटरनेट यानी ब्राउजर, इंटरनेट यानी वाईफाई, लेकिन इंटरनेट इन सबसे बहुत बड़ी चीज है। तो ये सारी चीजें कोई इंटरनेट नहीं है, ये इंटरनेट की वजह से चलती है। जैसे जो वेबसाइट्स होती है सारी। तो आखिर इंटरनेट है क्या, तो व्हाट इज द इंटरनेट। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इंटरनेट क्या है, ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का, कि जो अलग अलग कंप्यूटर है वो जो कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर से यूजिंग कुछ कम्युनिकेशन रूल्स और प्रोटोकॉल्स, उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। ये अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जैसे आप कहीं पे भी अलग अलग जगह पे जो चीजें कनेक्टेड है और एक दूसरे को बात कर रही है, वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई आईओटी डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस हो, कोई भी सिस्टम हो, वो एक दूसरे पे कनेक्टेड है और कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसके बीच में पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के मदद से, तो वह एक इंटरनेट है। तो अगर इंटरनेट इज इक्वल टू क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, की जो नेटवर्क, जो अलग अलग नेटवर्क है, अलग अलग वो मिलके एक अलग अलग सब नेटवर्क को मिलके जो एक नेटवर्क बनता है, उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। तो इसमें जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर पे सर्वर और डिवाइस जो कनेक्ट है वर्ल्ड वाइड में, ये सब मिलके एक इंटरनेट बनाते हैं। जो जो नेटवर्क है वो ओन है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर गवर्नमेंट के द्वारा। ओके। और जो जितने भी है वो सारी, जो जितने भी ये डिवाइसेस है, ये सारे कॉमन रूल्स और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। इसकी मदद से अगर जेकर आप इंडिया में हो तो आप यूएसए, यूके, जितने भी अलग अलग देश है उनमें आप मिली सेकेंड से बात कर सकते हो, वो भी इंटरनेट की मदद से। जैसे आप इंडिया में हो और आप यूएसए के सर्वर्स, यूके के सर्वर्स में मिली सेकेंड में कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंटरनेट की मदद से।
और अलग-अलग नेटवर्क्स की मदद से। तो अब जानते हैं कि हाउ द इंटरनेट वर्क एट अ हाई लेवल में इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो जो इंटरनेट है वो हमको अलाउ करता है डिवाइस को सेंड करने के लिए, डाटा को रिसीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए और एक्सेस करने के लिए अलग-अलग सर्विसेज जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो जो उसका कम्युनिकेशन होता है वो कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को मैं आपको बार-बार ये वर्ड ले रहा हूँ, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स जो कि सभी इंटरनेट पर जो डिवाइस है सबको फॉलो करना होगा। जितने भी अलग-अलग नेटवर्क पे सब उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। जो मेनली होता है, एक होता है आईपी, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो एड्रेस और राउटिंग के लिए होता है। अब एड्रेस मतलब कि कौन-सा डिवाइस कहाँ लोकेटेड है और उसको कहाँ पे सर्व करना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल मीन्स उसकी एड्रेसिंग और उसकी राउटिंग। और एक और प्रोटोकॉल है जो आपने नाम सुना होगा, टीसीपी। आपने सुना होगा ना टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो हमारा सेकंड प्रोटोकॉल है टीसीपी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि रिलायबल है डाटा ट्रांसफर करने के लिए। हम जब भी डाटा ट्रांसफर की बात करते हैं हम बोलते हैं टीसीपी का। और जब भी इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ हम सर्व करते हैं, हम एक्सेस करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से। तो जो जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से, उन सबका आपने सुना होगा एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जो हमको आइडेंटिफाई करता है कि हमको डाटा कहाँ से सेंड हुआ और उस डाटा को कौन-कौन एक्सेस कर सकता है। वो सारे हम आईपी की मदद से ही कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके हर एक डिवाइस के अंदर एक आईपी एड्रेस होता है और उसी एड्रेस की मदद से जो वो कंटेंट है आपके पास सर्व होता है। अब बात करते हैं इंटरनेट एक सिंगल थिंग नहीं है, ये क्यों कहा मैंने? तो जो इंटरनेट है, ना कि वो एक कंपनी है, ना एक बिल्डिंग है, ना सर्वर है, ना क्लाउड है। ये डिस्ट्रीब्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बना है केबल्स की मदद से। देखिए अब जैसे बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि इंटरनेट है, वो तो हम डायरेक्टली, हम किसी को लगता होगा कि हम डायरेक्टली सैटेलाइट में एक्सेस करते हैं। जो कि जैसे इलन मस्क ने अभी जो लाया कि आप सैटेलाइट पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये ये कॉन्सेप्ट जो इंटरनेट सैटेलाइट पे एक्सेस करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट सैटेलाइट पे भी एक्सेस होता है, लेकिन जो हमारे जो उसको हम जो रेडियो थिंग है वो हम सैटेलाइट पे करते हैं। लेकिन हमारा जो आप डेली इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आपकी जो फाइल सर्व हो रही, वो पूरी सारी इंटरनेट कनेक्टेड है केबल के द्वारा। जितने भी, जैसे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फ़ोटो शो हो रहा होगा, ये पूरे वर्ल्ड का जितने भी इंटरनेट जो केबल से है, वो कनेक्टेड है। जैसे देख सकते हो हर एक देश पे अलग-अलग केबल्स कनेक्टेड है और ये केबल कनेक्टेड है आपके नियर टावर से, और उस टावर से फिर आपको ये रिसीव हो रहा है जितनी भी इन्फॉर्मेशन है। तो एट द एंड ये सारी चीज़ें आपकी केबल के द्वारा ही कनेक्टेड है। और सेकंड है राउटर्स एंड स्विचेस, जो अलग-अलग कंपनीज़ होती है जैसे इंडिया फर्म, उनके पास अलग-अलग राउटर्स और स्विचेस होते हैं कि कौन से नेटवर्क की चीज़ों को कहाँ पहुँचाना। और एक होता है डाटा सेंटर्स, कि जो अलग-अलग देशों में अलग-अलग डाटा सेंटर्स है, जहाँ की अलग-अलग कंपनियों का डाटा स्टोर्स है। एक और है सर्वर्स। सर्वर्स मतलब जो डाटा सेंटर्स होते हैं, उसके अंदर हमारे सर्वर्स होते हैं, जहाँ हमारा डाटा स्टोर होता है। और एक है क्लाइंट डिवाइस, जो आपके लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट जो भी है, ये है क्लाइंट। क्लाइंट मतलब आप, और सर्वर यानी जहाँ से आपके पास डाटा आएगा, जहाँ से आप चीज़ों एक्सेस करोगे। इसलिए जब हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यानी क्लाइंट यानी आप जो जो उसको एक्सेस करने वाले, सर्वर यानी जहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट को ऑन नहीं करती। अब एक इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन दे दूँ मैं, जो बिगिनर्स के लिए उनको पता नहीं होता, कि इंटरनेट मतलब वेबसाइट नहीं होता। एक वेबसाइट एक वेब एप्लीकेशन जो रन करती है इंटरनेट के ऊपर। एग्जाम्पल गूगल.com, यूट्यूब.com, ये क्या है? एक वेबसाइट है। वेबसाइट यूज़ करती है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंड और रिसीव करने के लिए डाटा को। ओके? अगर इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं होता तो वेबसाइट भी एग्जिस्ट नहीं होती, क्योंकि अगर वेबसाइट होती लेकिन वो उनके केवल लोकल डिवाइस में एक्सेस कर सकते थे, वो दूसरों को सर्व नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ इंटरनेट ये सारी चीजें हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब एक और बहुत सारा मिसकंसेप्शन रहता है कि इंटरनेट मतलब गूगल। अब बहुत सारे लोग मतलब जो बिगनर्स होते हैं वो समझते हैं कि गूगल ही पूरा इंटरनेट, क्योंकि आपने देखा होगा एंड्रॉइड भी गूगल का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, कि हम कुछ भी चीजें सर्च करनी रहती है तो गूगल पे जाके हम सर्च करते हैं। और क्रोम डिफरेंट चीज़ है। क्रोम एक ब्राउज़र है, जहाँ पे हम उसके सर्च इंजन में जाके हम चीज़ें सर्च करते हैं। गूगल क्या है? हमारा सर्च इंजन है। सॉफ्टवेयर है क्रोम, जिस पे हम चीज़ें ब्राउज़ करते हैं। जीमेल, जिसपे हम एक-दूसरे से कुछ भी चीज़ें शेयर करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। गूगल ड्राइव, जहाँ हम चीज़ें स्टोर करते हैं। तो गूगल भी यूज़ करता है इंटरनेट का, बट गूगल इंटरनेट नहीं है। ये भी बहुत, ये अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये मतलब बेसिक चीज़ें क्यों बताया। लेकिन ये मेरे वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि जो कोई मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है इंटरनेट के बारे में, तो चीज़ें उसको शुरुआत से पता चले। क्योंकि अगर आप जिसे अगर कोई उसको पता होगा, तो फिर ये चीज़ें लग रही होगी कि ये तो हमें पता है। लेकिन जो जिसे पता ही नहीं इंटरनेट के बारे में, मतलब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं,
तो उसको चीज़ों का पूरा आइडिया मिले, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ। धीरे-धीरे हमारे फ्री में जो वीडियोज़ आएँगे, तो उसके बाद मैं एडवांस कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊँगा, ओके? तो एक क्लैरिफिकेशन था एक। तो अगर गूगल स्टॉप करा वर्क, इसका बाद भी हमारा इंटरनेट एग्जिस्ट करेगा, ओके? क्योंकि गूगल से पहले भी बहुत सारी कंपनी थी, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर था, उसकी वजह से हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे थे। अब बात करते हैं इंटरनेट मतलब वाईफ़ाई नहीं। देखो वाईफ़ाई क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो कनेक्ट कर सकते हैं हमारे डिवाइस को लोकल राउटर को। जो हमारे वाईफ़ाई रेस क्या होता है कि जैसे कि आपके राउटर में इंटरनेट आ रहा है, तो आप वहाँ से अब अलग-अलग डिवाइस में आप चीज़ों को कनेक्ट करके चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। आप खुद का एक लोकल सर्वर नेटवर्क बना सकते हो, अलग-अलग डिवाइस करके। तो वाई-फाई भी एक इंटरनेट नहीं है, वाई-फाई आपका एक लोकल नेटवर्क है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, ओके? अब बात करते हैं व्हाट इज़ द इंटरनेट एक्चुअली प्रोवाइड, कि हमको इंटरनेट एक्चुअली प्रोवाइड क्या करता है? तो इंटरनेट एक कम्युनिकेशन लेयर है, जो हमको अलाउ करता है एप्लीकेशन में काम करने के लिए। तो ऑन द टॉप ऑफ इंटरनेट हमने बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करी है। क्या? वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, ईमेल सिस्टम्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड सर्विसेज, एपीआई, ऑनलाइन गेम्स, ये सारी चीज़ें वर्क करती है टॉप ऑफ इंटरनेट ओनली, ओके? जो जितनी भी मॉडर्न एप्लीकेशन है, वो इंटरनेट के यूज़ करती है अपना काम करने के लिए। अब बात करते हैं इंटरनेट वर्सेस वर्ल्ड वाइड वेब। आपने डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का नाम सुना होगा बहुत बार, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इंटरनेट यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो इसका इंटरनेट है, वो क्या है, ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि सारी चीज़ें एक अलग-अलग नेटवर्क द्वारा कनेक्टेड है। वर्ल्ड वाइड क्या है, वो एक सर्विस है जो रन होती है इंटरनेट के ऊपर, ओके? तो जो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू है, वो यूज़ करती है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस की, वेब ब्राउज़र की, एचटीएमएल पेजेस की। तो ये भी इन टॉप ऑफ इंटरनेट ही है डब्ल्यूडब्ल्यू, और बट हमारी अलग-अलग चीज़ों को, अलग-अलग प्रोटोकॉल को सर्व करने के लिए ब्राउज़र पे एचटीएमएल पेज शो करने के लिए हम डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का यूज़ करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा। जो हमारे ईमेल है, एफटीपी है, वीडियो कॉल्स है, वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ये सारे पार्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के, ओके? वर्ल्ड वाइड वेब के। अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर इंटरनेट है क्या, ओके? तो आपने ये तो जान लिया कि इंटरनेट होता क्या है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इंटरनेट क्रिएट कैसे हुआ? मतलब ये जो इतने अलग-अलग देशों में नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें क्रिएट क्यों की गई? इन चीज़ों मतलब चालू कहाँ से हुई ये सारी चीज़ें? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि पहले प्रॉब्लम क्या थी? इंटरनेट आने से पहले क्या-क्या प्रॉब्लम थी? तो जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं बिल्ड हुआ था, ना कि सोशल मीडिया के लिए। इसको क्रिएट किया गया था पीडीएफ कम्युनिकेशन और रिलायबिलिटी प्रॉब्लम को फॉलो करने के लिए। तो प्रॉब्लम बिफोर इंटरनेट क्या-क्या थी कि जो कंप्यूटर्स थे, मतलब इंटरनेट से पहले भी कंप्यूटर्स थे, लेकिन कंप्यूटर थे आइसोलेटेड, यानी एक कंप्यूटर है, उसका खुद का चीज़ें हैं, वो वहीं तक वो चीज़ लिमिटेड है। वो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आपके पास मोबाइल है, लेकिन आपके इस मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें कुछ भी काम ना करे। बस आपके पास एक मोबाइल है, आप इस मोबाइल के अंदर ना कोई कंटेंट देख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई गेम खेल सकते, सारी चीज़ें आपके मोबाइल के अंदर वाली। तो आपका एक मोबाइल मतलब एक डब्बे के बराबर रहेगा, कि आप अब इसका बहुत ज़्यादा कोई यूज़ केस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर्स थे, लेकिन उसमें चीज़ें मतलब नहीं थी, अलग-अलग कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ नहीं था, तो सारी चीज़ें ब्लैंक थी। तो जो कंप्यूटर थे, वो क्या थे, स्टैंड अलोन मशीन थे। तो जो एक कंप्यूटर कनेक्ट नहीं कर सकता था अनदर कंप्यूटर की मदद से, और कुछ तरीके थे, लेकिन वो भी इतने रिलायबल तरीके नहीं थे। तो एक सिस्टम था, वो खुद का डाटा लोकली स्टोर करता था, ओके? तो इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना डिफरेंट कंप्यूटर और डिफरेंट लोकेशन पे। तो इसके लिए जो डाटा शेयरिंग था, वो एक मैन्युअल और फिजिकल प्रोसेस थी। जो आज हम डाटा शेयरिंग आप करते हो, आप मोबाइल से, लैपटॉप में, आप कहीं भी इंटरनेट पे सर्च करते हो, अब मिनटों में, चुटकियों में आप इंटरनेट का डाटा ले सकते हो। लेकिन पहले ये सारी चीज़ें हमको फिजिकल करना पड़ता था। जो डाटा है, वो शेयर होता था फिजिकल स्टोरेज मीडिया। जैसे आपने जो फ्लॉपी डिस्क होती है, जो मैग्नेटिक टेप्स होती है, हार्ड डिस्क जो ट्रांसपोर्टेड होती है मैन्युअली। जो एक प्रोसेस है, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे। सबसे पहला कि आपको फिजिकल मूवमेंट ऑफ डाटा चाहिए था, और इसमें जो अलग-अलग डाटा था, वो बहुत स्लो ट्रांसफर होता था, और इसमें हाई रिस्क ऑफ डाटा लॉस एंड करप्शन था। जो आते थे ना माइक्रो एसडी कार्ड, वो पहले खराब हो जाती थी। आप अगर आप कुछ इंटरनेट था, तो आप उस पे 100% भरोसा नहीं कर सकते थे। आपने बहुत सारी हार्ड डिस्क भी देखी होगी, कभी-कभी वो ऑटोमेटिक करप्ट हो जाती है। तो पहले सारी चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, कि किसी को सेंड करना रहता था, तो चिप से सेंड करता था एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। तो ये कोई स्केलेबल सिस्टम नहीं था, ओके? तो इसके लिए जो डिफर्चर है, वो 150 से 250 अनदर 50 के लिए वीक्स में जाके कुछ भी जैसे रिसर्च होती तो पहले वो खुद मैन्युअली जाके चीज़ों को शेयर करते थे और डाटा ट्रांसफर करते थे। तो जो कम्युनिकेशन था, वो बहुत ज़्यादा स्लो था। तो विदाउट द इंटरनेट जो टेलीफ़ोन कॉल्स थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और लिमिटेड थे, ओके? और जो रियल टाइम डिजिटल कम्युनिकेशन था, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जो आज हम रियल टाइम पे फ़ोन पे हमने किसी को भी कॉल करके बात कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम पे वीडियो कॉल कर सकते थे, ये तो इम्पॉसिबल था।
उस समय पे। दो जो फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन जो डिफरेंट कंप्यूटर था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जो कम्युनिकेशन था वो एक्सपेंसिव था बहुत ज़्यादा। एक्सपेंसिव मतलब मनी वाइज़ एक्सपेंसिव नहीं, मतलब कि आप आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता था उस चीज़ों को करने के लिए। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होते हैं उसमें लॉट ऑफ मनी लगती है, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लाइन रिक्वायर होती है। आपको चीज़ें वायर्ड से कनेक्ट करनी पड़ती, और आपको जो गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वही कर सकती थी एडवांस सिस्टम अफोर्ड। नॉर्मल जो कंप्यूटर पहले होते थे, लेकिन हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर नहीं होते थे। जो कुछ बड़ी-बड़ी कंपनी से, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, उनमें सिस्टम्स होते थे क्योंकि वही अफोर्ड कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति कंप्यूटर को अफोर्ड नहीं कर सकता उस समय, जब इंटरनेट क्रिएट हो रहा था तब की बात हो रही है। जो कम्युनिकेशन था वो रिलायबल भी नहीं था। तो जो एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें बहुत सारी वीकनेसेस थी। तो जो कोर प्रॉब्लम थी हमारी, बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज़ रिलायबिलिटी, कि जो कम्युनिकेशन सेंटर फेल्ड था, एंटायर नेटवर्क फॉर डाटा कुड नॉट बी लॉस्ट, कम्युनिकेशन वाज़ स्टॉप कंप्लीटली। ये सारी कोर प्रॉब्लम थी कि कुछ भी अनएक्सेप्टेबल हो सकता था, लेकिन ये सारी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल थी मिलिट्री और रिसर्च ऑपरेशन में। तो जो मेन गोल था, ये जो आज हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इसका था, प्राइमरी गोल था कि आप एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाओ कि जो कनेक्ट रहे हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, डाटा एफिशिएंटली शेयर कर पाएँ हम, और अगर कहीं पार्ट में नेटवर्क फेल भी हो जाए तो चीज़ें काम करें, ओके। तो अगर सिंपल टर्म बताऊँ तो हमको एक ऐसा नेटवर्क बनाना था कि उसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना रहे। इसके लिए इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। व्हाई रिलायबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट, ये एक और कॉन्सेप्ट है कि आखिर रिलायबिलिटी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उस समय में जब जो देश थे, वो लोग पहले अपनी मिलिट्री इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ओके। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश होने के बाद की बात हो रही है, जब अलग-अलग देशों के साथ कोल्ड वॉर चल रही थी, उस समय की बात है। तो जो मिलिट्री नीड्स थी वो थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कम्युनिटी सिस्टम्स और क्रिटिकल, ये जो मैंने आपको बताया अभी। और जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम थे वो वल्नरेबल थे अटैक्स के लिए, और जो एक डिस्ट्रॉयड कम्युनिकेशन सेंटर रहता था वो शट डाउन कर देता था सारी चीज़ों को, ओके। तो जो मिलिट्री को एक ऐसा नीड था कि मैसेज हम मल्टीपल पाथ में फेड कर पाए और नेटवर्क सर्वाइव। और जो सेकंड इसका बहुत ज़्यादा यूज़ केस था वो रिसर्च और एकेडमिक नीड्स के लिए। जो रिसर्चेस थी उसमें हमको फास्ट डाटा शेयरिंग चाहिए था, क्योंकि तब नए-नए इनोवेशन हो रहे थे, नई-नई चीज़ों पे काम चल रहा था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जो कोलैबोरेशन था बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ का, जो अलग-अलग यूनिवर्सिटी काम कर रही थी, उसको एक्सेस करने थे रिमोट को, कंप्यूटर्स को रिमोटली, ओके। तो इसके लिए हमको एक स्केलेबल, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम की ज़रूरत थी, ओके। तो जो की आइडिया था, उसको उसने सब सारी चीज़ें चेंज करी। जो इंस्टेड ऑफ वन सेंट्रल कम्युनिकेशन, हम मल्टीपल इंटरकनेक्टेड नोड्स बनाएँगे। क्या करेंगे कि हम एक सेंट्रल चीज़ नहीं कि वहाँ पे सारी चीज़ें रखी है, वहीं से चीज़ें ले, एक हम सेंटर कनेक्टेड नोड बनाएँगे कि सारी चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्टेड रहे, ओके। तो जिससे हम अलाउ कर सकते हैं डाटा को ट्रैवल करना थ्रू डिफरेंट रूट्स। ऑटोमेटिकली जो रीड आउट है डाटा, वो अगर वन पाथ पे फेल होगा तो अनदर राउट से कनेक्ट हो जाएगा। आपको एक इमेज शो हो रही होगी कि कैसे नोड्स में, अगर आपको नोड समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपको एक कनेक्शन फेल है तो आप दूसरे वाले कनेक्शन में जाके उस चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो अगर मैं आपको समरी बताऊँ तो इंटरनेट क्रिएट हुआ था किसकी वजह से? कि जो कंप्यूटर्स थे वो आइसोलेटेड थे, डाटा शेयरिंग था स्लो और मैनुअल था, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और रन अनरिलायबल था, और जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम थे वो बहुत ज़्यादा रिस्की थे। जो आज हमारा इंटरनेट है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, ओके, कि अलग-अलग सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह, अलग-अलग जगहों पे कनेक्टेड है। लेकिन पहले सेंट्रलाइज्ड सिस्टम थी कि वो एक जगह है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ फेल हुई तो बहुत सारी चीज़ें फेल हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है कि अगर जैसे अगर आपको एक जगह की आपकी चले गई चीज़ें तो सारी बंद हो जाएगी, तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान थे। तो इन सभी प्रॉब्लम को फॉलो करने के लिए हमने डिसेंट्रलाइज्ड रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जो सर्वाइव फेलियर हो। इस सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए हमने एक स्केलेबल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया, जो लेटर इवॉल्व होके बना एक इंटरनेट। अब आपको पता चला होगा कि आखिर इंटरनेट क्रिएट करने की नीड क्यों पड़ी और क्या-क्या ज़रूरत थी, इस कारण इंटरनेट क्रिएट हुआ, ओके। कोल्ड वॉर एंड बर्थ ऑफ द इंटरनेट 1950 और 1960। तो अगर अगर आपको अंडरस्टैंड करना है इंटरनेट की बर्थ के बारे में कि आखिर उसका जन्म कहाँ से हुआ, तो आपको कोल्ड वॉर एरा में जाना पड़ेगा। बिकॉज़ जो इंटरनेट का मेन क्रिएशन था, वो कोल्ड वॉर की वजह से ही हुआ है हमारा। जो कोल्ड वॉर बैकग्राउंड में, तो जो यूएसए है और यूएसएसआर, जो जो ड्यूरिंग 1950 और 1960 का समय था, अलग-अलग कंट्रीज़ के डिवाइड था, लेकिन इसमें मेनली 2 सुपर पावर थे। एक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक था सोवियत यूनियन जो कि थी यूएसएसआर। कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर मतलब कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात, मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं हो रही थी कि आर्मी द्वारा। कोल्ड वॉर मतलब कि जो उन दोनों के देशों के बीच में एग्जिस्टिंग टेंशन्स है, वो बोथ साइड से कुछ सरप्राइज अटैक, स्पेशली न्यूक्लियर अटैक्स और कुछ-कुछ इनोवेशन चीज़ें हो रही थी, एक दूसरे देश को अपनी पावर शो करने के लिए। तो उस समय फ़ियर था न्यूक्लियर अटैक्स का, तो न्यूक्लियर वेपन्स जो चेंज कर देता एवरीथिंग। तो जो गवर्नमेंट को उनको रियलाइज़ हुआ,
एक सिंगल न्यूक्लियर अटैक एक पूरी इंटायर सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन सेंटर जो वाइप आउट करे इंस्टेंटली। कहीं भी किसी चीज़ों को जैसे अगर कहीं भी कुछ भी हुआ तो चीज़ों हमको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए अगर कहीं भी एक सिटी में दूसरी सिटी में इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय के लिए। तो जो कोर क्वेश्चन था कि मिलिट्री प्लानर और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आस्क किया कि हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि वो स्टिल वर्क करे अगर कहीं भी कुछ भी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाए। ओके, जो क्वेश्चन था वो आगे जाके इंटरनेट बना। तो इसका जो सॉल्यूशन क्या था, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। तो इंस्टेड ऑफ अ सेंट्रल हब जो रिसर्चर ने प्रपोज किया कि हम एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनाएंगे जो मल्टीपल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा जिसको इंटरकनेक्टेड नोड्स बोलते हैं। तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अलग अलग नेटवर्क पे। तो जो इसका स्ट्रक्चर था उसको बोला डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। ओके, तो आखिर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे समझता है, जो डाटा है वो मल्टीपल राउट पे जाएगा और अगर एक राउट फेल हुआ तो और दूसरे राउट पे जा सकता है। और अगर कोई फेडरल नोड में डिस्ट्रॉय हो गए तो कम्युनिकेशन अभी भी चालू रहेगा। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई कि आखिर क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें थी उस समय की प्रॉब्लम्स। तो जो मैसेज राउंडिंग का कॉन्सेप्ट आया कि इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड पाथ जो मैसेज है हमारे उसको हम स्मॉल पीसेस में भेजेंगे। तो ईच पीस रहेगा वो डिफरेंट पार्ट पर जाएगा और वो रीअसेंबल्ड होगा डेस्टिनेशन पे जाके। अब ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मैसेज राउटिंग कॉन्सेप्ट, कि हम फिक्स्ड पाथ नहीं रखेंगे और जो मैसेज है हमको ब्रोकन करके भेजेंगे, जब वो जहाँ पहुंचेगा वहां जाके वो मर्ज करेगा, अलग अलग वे से जाएगा। ओके, तो इस इससे की वजह से क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है वो फ्लेक्सिबल, रिलायबल और रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो व्हाई दिस आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन, ये आइडिया रिवोल्यूशनरी क्यों था? तो एट द टाइम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ रिजिड, जो कम्युनिकेशन था वो हमारा रिजिड था, नेटवर्क वाला फ्रेजाइल था और जो जो मैंने आपको बताया है कि जो टोटल कोलैप्स नहीं हो पाए। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच थी वो फॉल्ट टॉलरेंस थी, डायनामिक राउटिंग थी, स्केलेबल था, ये सब था। तो ये सारे इसके प्रिंसिपल थे जो आज का पावर इंटरनेट है हमारा, कि आप इतनी जल्दी सेकंड्स में चीजें देख सकते हो। तो इन सबके बेस वहां से चालू हुए थे कि हमको ये चीजें क्यों चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं जो फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट जो कोल्ड वॉर था उसमें जो तीन टेक्नोलॉजी हमारी आई थी, एक था आर्पानेट, एक था पैकेट स्विचिंग और एक था मॉडर्न इंटरनेट आर्किटेक्चर। तो ये जो तीन चीजें इनकी वजह से हमारा मेन इंटरनेट का बेस बना। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं जो इंटरनेट की बिगिनिंग कहाँ से हुआ, न्यूक्लियर वार की वजह से हुआ। रिस्क था सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन फेलियर का और नीड थी हमको रिलायबल और अवेलेबल कम्युनिकेशन सिस्टम की। इसकी वजह से हमारा इंटरनेट की बिगनिंग हुई। और जो मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताया उसको मैं आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ओके, तो मतलब इंटरनेट का ऐसा आइडिया नहीं था कि डायरेक्ट आ गया, इसकी मतलब नीड की वजह से ये हमारा इंटरनेट आया है। ओके, ARPANET द फर्स्ट इंटरनेट 1969। तो आफ्टर जो कोल्ड वॉर हुआ था उसकी वजह से क्या चल रहा था कि सभी देश अपना अपना नेटवर्क बनाना चाहते थे, जो मैंने आपको बताया। तो उसके लिए हमको डिसेंट्रलाइज रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत थी। तो जो नेक्स्ट स्टेप थे इसको नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए वो था क्रिएशन ऑफ ARPANET। तो ARPANEट है क्या, तो ये फर्स्ट वर्जन था इंटरनेट के तरीके से आप समझ सकते हो। तो व्हाट इज ARPANET? तो अगर मैं आपको बताऊं ARPANET इसका अगर फुल फॉर्म बताऊं तो इसका है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। वो ये क्रिएट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने और इसको मैनेज करा था एक आरपा ने जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ओके, तो लेटर इसको नाम दे दिया डारपा। ओके, तो इसका जो गोल क्या था, कनेक्ट करना कंप्यूटर को डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर से। तो जो आरपा नेट था वो पब्लिक के लिए बिल्ड नहीं हुआ था, ये था मिलिट्री रिसर्च के लिए, साइंटिफिक कोलैबोरेशन के लिए और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया था इसको। तो ये एक तरीके का नेटवर्क था, लोकल नेटवर्क जो मिलिट्री इन पर्पस के लिए बनाया गया था। तो जो आरपा नेट की नीड क्यों थी, बिफोर आरपानेट क्या था, कंप्यूटर था वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थे जो कंप्यूटर थे। और जो पावरफुल कंप्यूटर थे वो एग्जिस्ट थे ओनली यूनिवर्सिटी और रिसर्च लैब्स में। और जो रिसर्च थी वो इजीली शेयर नहीं कर सकती थी कंप्यूटिंग रिसोर्स को। तो ये थी इसकी नीड जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो जो ARPANET का एम था क्या था, कनेक्ट करना रिमोट कंप्यूटर्स को, अलो करना रिसर्चर्स को जो कि सिस्टम के लोकेटेड जो भी फाइल्स है वो एक्सेस कर सके अनदर यूनिवर्सिटी के अंदर और शेयर कर सकते अपना डाटा क्विकली और इफिशिएंटली। तो यह मेन पर्पस था ARPANET का। ओके, तो जो इसका की डिजाइन प्रिंसिपल क्या था ARPANET का, तो ARPANEट को बिल्ड किया था रिवोल्यूशनरी आइडिया लाइक इसमें कोई भी सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट नहीं होना चाहिए फेलियर का। ओके, और इसमें मल्टीपल पाथ्स होना चाहिए कंप्यूटर के बीच बीच में। और जो नेटवर्क है वो सर्वाइव पार्शियल फेलियर, अगर हम कुछ कहीं पे किसी मतलब किसी नेटवर्क में फेल भी आ जाए तो उसके अदर नोड्स की वजह से वो चीज़ें वर्क करे, मतलब कंप्लीटली फेल ना हो चीज़ें। ओके, यही ARPANET के बनाने का आइडिया था। ओके,
अब बात करते थे फर्स्ट ARPANET नोड्स। तो जो फर्स्ट नोड्स मीन्स जो पॉइंट्स थे अलग अलग, वो कहाँ थे? तो उसके पॉइंट्स थे, 4 कंप्यूटर कनेक्टेड थे ARPANET के। पहला था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में, और सेकेंड था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, और थर्ड पॉइंट था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा, एंड फोर्थ पॉइंट था यूनिवर्सिटी ऑफ ओतावा। जो आपको मैंने स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा होगा, ये 4 अलग अलग लोकेशन थी जो अमेरिका में थी। इन सारी लोकेशन पे नोड 50 कनेक्टेड थे, और जो यूनिवर्सिटी थी ये पहले इंटरनेट नोड्स थे। ओके, ये 4 यूनिवर्सिटी। तो जो फर्स्ट इंटरनेट मैसेज सेंड किया गया था 1969 में, जो जो रियल नेटवर्क कम्युनिकेशन के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था, वो क्या था? वो ट्राई किया गया था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और जो बेला मैसेज था उन्होंने सेंड किया था लॉगिन। लेकिन वो एक्चुअली जो मैसेज है वो कम्प्लीटली सेंड नहीं हुआ, उसमें केवल एलो सेंड हुआ। आफ्टर एलो के बाद वो सिस्टम क्रैश हो गया था। ओके, तो जो पहला ऑफिशियल मैसेज जो हुआ था इंटरनेट के द्वारा वो था एलो, लेकिन वो लॉगिन सेंड करना चाहते थे, लेकिन वो एलो ही सेंड हुआ। और इसके बाद भी इसको मतलब एक तरीके का हिस्टोरिक मोमेंट हो गया कि जो पहला हमारा इंटरनेट पे कुछ भी चीज ट्रांसफर हुई वो एक वर्ड हुआ था एलो। ओके, तो ये मतलब जरूरी क्यों है? क्योंकि इसने रिप्रेजेंट करा था कि जो डाटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में गया था एक नेटवर्क में, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था कम्युनिकेशन के बीच में, और ये इसी से हमारे इंटरनेट की बर्थ हुई थी कि चीजें यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने फोन जो वाली प्रॉब्लम थी वो फॉलो करी, उसके बाद वो कम्प्लीटली उन्होंने लॉगिन मैसेज भी सेंड करा, और इस तरीके से ये इसकी शुरुआत हुई इंटरनेट की, लाइक मैसेज सेंड करना चालू हुआ। ओके, और हाउ ARPANET वर्क बेसिक लेवल कैसे काम करता था? तो जो ARPANET था उसके फेरल कोर कॉन्सेप्ट थे। फर्स्ट था डाटा ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर यूनिट्स, कि जो भी डाटा रहता था उसको स्मॉल यूनिट में ब्रेक करना है, और जो यूनिट्स है वो ट्रेवल करे इंडिपेंडेंटली, लाइक इसके अलग अलग पार्ट में वो मतलब ब्रेक करके उसको ट्रेवल करे, और अगर पार्ट फेल भी हो जाए तो किसी अलग नोड से जाके वो चीज़ें ट्रांसफर हो जाए। ये इसका बेसिक लेवल का उसका कॉन्सेप्ट है जो ये कोर फॉलो कर रहा था ARPANET। ओके, और इसमें जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम थे उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ओके, तो जो इम्पैक्ट क्या हुआ ARPANET का? पहला जो उनका मेन एम था, हमारा जो हम एम क्या था कि हमको डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाना है, वो था। सेकेंड, हमको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है, वो भी पॉसिबल हो पाया, और जो डाटा है वो नेटवर्क फेलियर को भी सर्वाइव कर पाया। ये 3 हमारे एम थे, पूरे हुए। ओके, और इसकी सक्सेस के बाद क्या हुआ? जो एक्सपांशन हुआ बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी में, डेवलपमेंट हुए न्यू न्यू प्रोटोकॉल्स के, और जो क्रिएशन हुआ, जो इंटरनेट के मॉडर्न इंटरनेट है उसका क्रिएशन यहीं से शुरू हुआ। ओके, तो जो ARPANET है उसको बोलते फर्स्ट इंटरनेट। तो ARPANET को फर्स्ट इंटरनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो कनेक्ट थे मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, और ये यूज करते थे पैकेट बेस्ड कम्युनिकेशन का, और इसने फॉलो किया था डिसेंट्रलाइज्ड डिफाइन प्रिंसिपल, और इसका जो फाउंडेशन था वो था TCP और IP की मदद से। ओके, जो एवरीथिंग जो आज यूज हो रही है वो इस नेटवर्क में यूज हुई थी, वो इवॉल्व हो के आज हम इस जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो आए। तो इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट वो ARPANET द्वारा किया गया था। तो अगर मैं आपको समरी की बात करूँ, जो ARPANET था वो फर्स्ट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन था इंटरनेट आइडिया का। ओके, और ये बिल्ड कब हुआ था? 1969 में, और इसको फंडेड किसने किया था? US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, और इसमें कनेक्ट हुई थी अलग अलग यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर्स, और इसने प्रूव किया कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग भी पॉसिबल है। ओके, और जो मैंने आपको बताया फर्स्ट मैसेज जो येलो सेंड किया गया था, तो ये आपको ब्रीफ हिस्ट्री का एक आइडिया था कि यही थी, यहाँ पे हुई थी रियल स्टार्ट जो इंटरनेट का था। फर्स्ट इंटरनेट वो ARPANET की वजह से स्टार्ट हुआ था। ओके, पैकेट स्विचिंग कोर इंटरनेट कॉन्सेप्ट, तो जो मैंने पिछली वीडियो में ARPANEट के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया था जो डाटा है वो कुछ कुछ पैकेट्स में होके सेव होता था। तो आखिर पैकेट स्विचिंग होती क्या है? तो पैकेट स्विचिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है इंटरनेट को चलने के पीछे। वाई? क्योंकि जो पैकेट स्विचिंग है वो, जो टुडे इंटरनेट है, अगर पैकेट स्विचिंग नहीं होती तो आज का एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये बहुत बड़ी मेजर एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है कम्युनिकेशन की सिस्टम की। तो जो ओल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम उसमें क्या होता था? सर्किट स्विचिंग होती थी, कि अगर आपको मैं एक डायग्राम शो हो रहा हो सर्किट स्विचिंग कैसे दिखता है, पैकेट स्विचिंग, दोनों का डिफरेंस क्या है? तो इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सर्किट स्विचिंग क्या होता था? वो टेलीफोन नेटवर्क, आपने टेलीफोन नेटवर्क देखे होंगे, तो उसमें क्या होता था? एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बनाना पड़ता था। जैसे आपने बहुत अगर आपने पुराने फोन चलाए हैं तो उसमें पर्टिकुलर लाइन सेट की जाती थी अगर कहीं से कहीं कॉल होता था, और फिर वो लाइन बंद होने के बाद ही दूसरी कोई लाइन वर्क करती थी। तो मतलब एक फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड लाइन उसके लिए बुक करनी पड़ती थी अगर कम्युनिकेशन होगा। ओके, तो इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में, और जो पाथ है वो हमेशा रिजर्व रहेगा पूरे ड्यूरेशन कम्युनिकेशन की ड्यूरेशन की, और इसमें जो अदर कम्युनिकेशन है वो उस पाथ पे नहीं होगा जब तक वो पहला वाला कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो ट्रेडिशनल फोन कॉल हम करते थे उसमें सर्किट स्विचिंग होती थी। ओके, जब बहुत फोन कनेक्टेड होते थे, तो इसका प्रॉब्लम क्या था सर्किट स्विचिंग का? इसमें डेडिकेटेड पाथ देना पड़ता था हमारे को। जो रिसोर्सेज थे वो रिजर्व होते थे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, और जब तक डाटा फेंट हो रहा है। ओके, और जो बैंडविड्थ थी वो वेस्ट होती थी जब उसकी मतलब कुछ यूज नहीं होता उसका तब।
तो ये क्या एक इनसफिशिएंट है, और ये बहुत सारे यूज़र एफिशिएंटली इसको यूज़ नहीं कर सकते, और इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, और ये एक रिलायबल भी नहीं था। ये कभी भी मतलब स्टॉप कर सकता था, और इसका में जो अल्टरनेट पाथ एग्जिस्ट नहीं करते थे। ओके, तो जो न्यू कम्युनिकेशन मेथड आया वो था पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग क्या है? इसने हमारी कोर प्रॉब्लम फॉलो करी। जो रिसर्चर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा पैकेट स्विचिंग। वो क्या था? फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट। कैसे? जो पैकेट स्विचिंग है वो क्या करता था? इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द कंप्लीट डाटा, वो कंटिन्यूस स्ट्रीम सेंड करता रहता था। जो डाटा रहता था वो हमारा डिवाइड करता था स्मॉल पीसेस में, जिसको हम बोलते थे पैकेट्स। कैसे? जो ईच पैकेट रहता था वो सेंड होता था इंडिपेंडेंटली। ओके, जो पैकेट में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते थे वो नेटवर्क के अलग अलग पाथ से ट्रेवल करते थे, और जो डेस्टिनेशन पे जाके जो पैकेट क्या करता था? रीअसेंबल करता था करेक्ट ऑर्डर में। तो सेम इस तरीके का है कि आपके पास कोई चीज़ यहाँ से वहाँ पहुँचानी है आपको, तो आपने अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करा, और आपने उसको अलग अलग वे में पहुँचाया, और वहाँ आखिरी में जाके मर्ज कर दिया। इससे क्या हुआ? तो फेलियर रेशियो बहुत ज़्यादा इसका कम हो गया। अगर वो डेडिकेटेड हम कुछ पाथ नहीं देना पड़ रहा है उसमें। ओके, तो जो स्ट्रक्चर क्या था पैकेट का, तो आप देख सकते हो। अब मैं आपको एक इमेज भी शो हो रही होगी। जो डाटा रहता था मेन, जिसमें ओरिजिनल मैसेज रहता था, और उसमें जहाँ पे जो डेस्टिनेशन रहेगी उसका एक आईपी एड्रेस रहता था, जो सोर्स रहता है उसका आईपी एड्रेस रहता है, और सीक्वेंस नंबर रहता था कि कैसे जब डाटा आएगा तो सीक्वेंस में जमेगा, और जो एरर चेकिंग इन्फॉर्मेशन होती थी। ओके, तो इस वजह से जो पैकेट है वो ट्रेवल होता था और करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था। ओके, तो जो राउटिंग कैसे होती थी पैकेट स्विचिंग में, जो राउटर है वो डिसाइड करते थे बेस्ट पाथ जो इस पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए, और जो उसका पाथ अगर बिजी और ब्रोकन रहता तो वो अनदर पाथ को चूज कर लेता था। और जो पैकेट है वो डज नॉट डिपेंड होता सिंगल राउट पे, सिंगल राउट पर डिपेंड नहीं होता। अगर एक वो पाथ अगर ब्लॉक है तो वो अनदर पाथ से जाके यूज कर लेता था। ओके, तो अगर कौन सा पाथ फेल हो जाता तो क्या होता था? तो फिर हम पैकेट पे अफेक्ट हो जाते थे, लेकिन उसके बाद क्या, जो न्यू पैकेट से ऑटोमेटिकली डिफरेंट राउट पर जाके उस चीज़ों को लेके आ जाते थे। ओके, और जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा कंटिन्यू रहता था। तो ये डायरेक्टली हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ओके, अब बात करते हैं पैकेट रिफेम्बली एट डेस्टिनेशन। जो रिसीवर होता था वो जितने भी पैकेट है उसको कलेक्ट कर लेता था, और उसमें जो एक सीक्वेंस नंबर आता था उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो अरेंज हो जाते थे सारे पैकेट। और जो मिसिंग पैकेट्स रहते उसमें वापस एक रिक्वेस्ट जाती कि अभी सारे पैकेट नहीं आए, तो अगेन वो सेंड कर रिक्वेस्ट, अगेन सारे जितने भी रिमेनिंग पैकेट्स है वो आते थे, और इस कारण से जो ओरिजिनल डाटा है हमारा वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाता था। ओके, तो ये क्या इंश्योर करता था? डाटा एक्यूरेसी और डाटा रिलायबिलिटी। ओके, अब जो वाई पैकेट स्विचिंग मैटर्स, जो पैकेट स्विचिंग है सब कुछ चेंज कर दिया। सबसे पहला फास्टर, जो मल्टीपल पैकेट थे वो साइमल्टेनियसली ट्रेवल कर सकते थे। नेटवर्क रिसोर्स इफिशिएंटली यूज हो रहे थे, क्योंकि अलग अलग पाथों पर सारे सारे पाथ का यूज हो रहा था, कोई भी पाथ वेस्ट नहीं हो रहा था, और जो नेटवर्क रिसोर्सेज थे वो इफिशिएंटली यूज हो रहे थे। सेकेंड है मोर रिलायबल, जो नेटवर्क है वो कंटिन्यू वर्क कर रहा है फेलियर के वक्त भी। ओके, और इसमें कोई सिंगल पार्ट नहीं जिसपे हमारा पूरा नेटवर्क डिपेंडेंट है। ओके, थर्ड है स्केलेबल, जो मिलियंस ऑफ डिवाइस है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं सेम टाइम पे, और जो नेटवर्क है वो ग्रो कर रहा है मेजर लीड डिवाइन की मदद से। ओके, देन अब बात करते हैं दोनों का। अगर मैं कंपेरिजन की बात करूँ, तो अगर दोनों को फीचर्स की बात करूँ, जो पाथ रहता था वो सर्किट स्विचिंग में फिक्स्ड होता था, लेकिन पैकेट स्विचिंग में डायनामिक। फेलियर हैंडलिंग में उसमें कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है सर्किट स्विचिंग में, लेकिन इसमें पैकेट रीराउट हो जाता है। एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें सर्किट स्विचिंग में लो होती है और पैकेट स्विचिंग में हाई होती है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो सर्किट स्विचिंग में पुअर होती है और इसमें एक्सीलेंट होती है। ओके, अब बात करते हैं पैकेट स्विचिंग एज द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। तो जो बैकबोन क्यों है इंटरनेट की? क्योंकि जो एवरी इंटरनेट एक्टिविटी होती है वो पैकेट स्विचिंग की वजह मदद से होती है। जो आपने देखा होगा वेबसाइट लोड होती है तो उसमें कंटेंट फ्लो होता था, वो भी पैकेट स्विचिंग की वजह से आता है। जो ईमेल सेंड होते हैं वो भी पैकेट स्विचिंग की मदद से आते हैं। जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो उसमें जो बफर होकर आता है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके पैकेट के फॉर्म में आ रहे हैं। जब आपने देखा थोड़ा डाटा आपका बढ़ता रहता है यूट्यूब की, जो अभी आप वीडियो भी देख रहे होंगे, तो स्लोली स्लोली इसमें कुछ चीज़ें आ रही होंगी और वर्क कर रही है, तो वो भी पैकेट स्विचिंग की मदद से हो रही है। जितनी भी एपीआई कम्युनिकेशन होती है, ऑनलाइन गेमिंग होती है, जो भी डाटा सेंड होता है इंटरनेट पे, उसको छोटे-छोटे पीस में ब्रोक करके सेंड किया जाता है। अगर मैं आपको इसका बेसिक एग्जांपल दूँ, तो आप जब भी कोई मूवी डाउनलोड करते हो, कुछ भी डाउनलोड करते हो कहीं भी इंटरनेट से, तो उसमें डाउनलोडिंग का लोगो आता था। आपको उसमें परसेंटेज शो होती है कि इतना परसेंट डाउनलोड हुआ। तो वो चीज़ें अगर वो एक फाइल होती तो वो एकदम से डाउनलोड हो जाती है। लेकिन हो क्या रहा है कि उसके छोटे-छोटे पार्ट्स आ रहे हैं और आपको परसेंटेज वाइज़ शो हो रहा है। ओके। तो अगर मैं समरी की बात करूँ पैकेट स्विचिंग की, तो पैकेट स्विचिंग एक कोर आइडिया था जिसने इंटरनेट को पॉसिबल किया, और इसने रिप्लेस करा इनसफिशिएंट सर्किट स्विचिंग को, और इसने अलो करा हमारे को डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन को, और इसने नेटवर्क को रिलायबल और स्केलेबल बनाया, और इसने इनेबल करा ग्लोबल कनेक्टिविटी को। तो जो कॉन्सेप्ट था हमारा पैकेट स्विचिंग, ये एक बैकबोन है हमारे मॉडर्न इंटरनेट का, और आज भी इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आज भी आप जो भी आपके इंटरनेट पे लोड होकर शो हो रहा है वो सब पैकेट्स के फॉर्म में ही आ रहा है। ओके। डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल प्रोटोकॉल 1970s।
तो जो कंप्यूटर नेटवर्क था हमारा वो ग्रो कर रहा था, लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो डिफरेंट नेटवर्क पे वो खुद से एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स ने। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था टीसीपी आईपी, जो कि ऑफर करता था जो आज भी मॉडर्न इंटरनेट में हम इसको यूज करते हैं। तो अब समझते प्रॉब्लम क्या थी। जो नेटवर्क था वो एक दूसरे पे टॉक नहीं कर सकता था, ओके, क्योंकि ड्यूरिंग 1950 क्या था, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट नेटवर्क थे वो एग्जिस्ट करते थे, और ईच नेटवर्क क्या था, उसका खुद का एक हार्डवेयर था और कम्युनिकेशन रूल थे। तो इससे क्या कॉमन लैंग्वेज नहीं थी नेटवर्क के बीच में, ओके। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल आरपा नेट, ओके, एक था सैटेलाइट नेटवर्क, रेडियो बेस्ड नेटवर्क, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च नेटवर्क, जो सारे अलग नेटवर्क थे वो इंडिविजुअली वर्क कर रहे थे, वो आइसोलेटेड थे एक अदर नेटवर्क से। मतलब नेटवर्क बात हो रही थी लेकिन सारे नेटवर्क मिलकर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, ओके। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमको एक कॉमन प्रोटोकॉल चाहिए था डाटा को सेंड करने के लिए, ओके। तो उसके लिए हमने क्या करा, कनेक्टिविटी हमको रिक्वायर चाहिए था कस्टम सॉल्यूशंस। तो जो हम उसको स्केल कर सके ग्लोबल नेटवर्क में, जैसे अलग देश उनका कुछ अलग नेटवर्क बनाएंगे तो वो सारे भी कनेक्ट हो पाए, ओके। तो इसके लिए हमको ऐसा टू नेटवर्क का ऐसा नेटवर्क चाहिए था जो सारे नेटवर्क को इंटरकनेक्ट कर सके, वो भी यूनिक परफेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, ओके। तो इसका जो सॉल्यूशन था वो था टीसीपी आईपी। अब टीसीपी आईपी क्या था, वो फोल्ड कर रहे थे। जो रिसर्चर थे उसने डिफाइन किया एक प्रोटोकॉल, इसका नाम दिया उन्होंने टीसीपी आईपी, ओके। जो टीसीपी आईपी है वो स्टैंड था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और सेकंड था हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो जो प्रोटोकॉल था ये हमको अलाउ करता था कि आप डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सको एक यूनिफाइड सिस्टम की मदद से, ओके। तो किसने इन्वेंट किया था टीसीपी आईपी को, वो क्या था, विंडसर्फ एंड बॉब कैन ने, ओके। इन्होंने इन दोनों ने इन्वेंट किया था टीसीपी आईपी का, ओके। और इसका जो गोल क्या था कि आपको डिजाइन करना प्रोटोकॉल को, कि डिजाइन करने का गोल क्या था, डिफरेंट नेटवर्क के अक्रॉस वर्क कर पाओ, रिलायबल नेटवर्क कर सको, आप वर्क कर पाओ डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स में, और एक रिलायबल कम्युनिकेशन सेटअप हो सके, और एक स्केलेबल कम्युनिकेशन सेटअप हो सके, और जब फेलियर भी हो तब भी आप सर्वाइव कर सके, ओके। तो इसका जो फाउंडेशन था वो भी आज मॉडर्न इंटरनेट में हम इसका यूज करते हैं, ओके। आज भी आप मतलब जो आपकी जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें हम टीसीपी आईपी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो व्हाट इज आईपी क्या है, तो जो भी जितने भी अलग अलग डिवाइसेस है इंटरनेट पे, जो मैंने आपको पहले बताया है, कि उन सबको एक एड्रेस दिया जाता है डिवाइसेस को, उसको हम बोलते हैं आईपी। आपने सुना होगा कि आपकी जो भी नेटवर्क रहती है उसमें एक आपको आईपी एड्रेस मिलती है, तो वो ही आईपी एड्रेस यही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ओके। और ये जो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन को, ओके। और इसकी जो राउटिंग है वो अलग अलग पैकेट्स की मदद से होती है अक्रॉस नेटवर्क, ओके। और जो एवरी डिवाइस कनेक्ट होता है इंटरनेट का, उसकी एक आईपी एड्रेस होती है, उसका खुद का एक एड्रेस होता है। और ये आईपी वर्क कैसे करती है, जो डाटा पैकेट्स होते हैं वो उसमें इंक्लूड होता है डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस। तो जो उस डाटा को कहाँ जाना पड़ता है वो आईपी एड्रेस की मदद से जाता है, ओके। और जो राउटर्स रहते हैं वो रीड करते हैं आईपी एड्रेस को, और जो पैकेट्स है वो फॉरवर्ड करता है वो डायरेक्शन को डेस्टिनेशन पे यूजिंग आईपी एड्रेस। आईपी डिलीवरी की गारंटी नहीं करती, लेकिन वो जो पैकेट्स है उनको कहाँ जाना है उसको बताती है, रास्ते की कहाँ जाना है मुझे, ओके। अब बात करते हैं टीसीपी, इसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये इसका मतलब क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है रिलायबल डाटा डिलीवरी के लिए। ये इंश्योर करता है कि जो भी अराइव हो डाटा वो करेक्ट ऑर्डर में आ रहे हो, वो डिटेक्ट करे जो लॉस हो गए, जो बहुत सारे पैकेट है उनको डिटेक्ट करे, और उसको रिक्वेस्ट रिसेंड करे, और रिक्वेस्ट करे अगर रिट्रांसमिशन ऑफ रिक्वेस्ट अगर जरूरत है तो। और जो टीसीपी है वो वर्क करता है टॉप ऑफ आईपी, जो आईपी एड्रेस के बेस पे हमारा टीसीपी वर्क करता है। इसमें जो टीसीपी वर्क कैसे करता है, ये एस्टेब्लिश करता है कनेक्शन बिटवीन सेंडर और रिसीवर के बीच में, और ब्रेक करता है डाटा को पैकेट के अंदर, और जो नंबर ऑफ पैकेट्स रहते हैं उसकी ऑर्डरिंग देखता है, वो कंफर्म करता है पैकेट डिलीवरी को, और अगर कुछ डाटा पैकेट लॉस होगा तो उसको रिसेंड करता है, ओके। तो ये इंश्योर करता है डाटा की इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी को। ये टीसीपी का काम है। अब दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं, जो जो आईपी है वो हैंडल करता है डाटा कहाँ जाएगा, और टीसीपी हैंडल करता है कि डाटा कैसे सेफली अराइव होगा, ओके। तो ये दोनों मिलकर हमारे कम्युनिकेशन को रिलायबल बनाते हैं। अब जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट है, टीसीपी एक सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें भी बहुत सारे सेट ऑफ हमारे अलग अलग प्रोटोकॉल है जो इनके अंदर आते हैं। एक होता है हमारा टीसीपी आईपी, एक आता है यूडीपी, एक होता है आईसीएमपी और अदर। ये बहुत सारे अलग अलग अप्रोच है डाटा ट्रांसफर करने के। अब बात करते हैं 1983 बर्थ ऑफ द मॉडर्न इंटरनेट, ओके। तो जो 1983 में क्या होता है, मेजर माइलस्टोन अचीव हुआ था, जो आर्पानेट था वो ऑफिशियली फिक्स्ड हुआ था टीसीपी आईपी में। जितने भी अलग अलग कनेक्टेड सिस्टम थे वो उसको यूज कर रहे थे और चीज़ों को। और इस इवेंट की वजह से क्या होता है, ऑफिशियल बर्थ हुआ था मॉडर्न इंटरनेट का। जो जो आर्पानेट में आपको बताया था उसका शुरुआत में होता, वो भी कम्प्लीटली शिफ्ट कर गए हमारे टीसीपी आईपी में। और जितने भी उसके कनेक्टेड सिस्टम थे वो अब इसको यूज कर सकते थे सारे चीज़ों को। तो सबके बीच में कॉमन जो हमारा था वो टीसीपी आईपी हो गया, तो अलग अलग नेटवर्क भी एक दूसरे कनेक्ट कर पाते थे, ओके।
और जो इंटरनेट है वो स्केल करा बहुत ज़्यादा रैपिडली आफ्टर टीसीपी आईपी अडॉप्शन। जो हमारा इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली लोगों ने मतलब अलग अलग नेटवर्क वाले लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, और जो नेटवर्क हमारा ग्लोबली आया। ओके, अब वाई टीसीपी आईपी चेंज, इन्होंने एवरीथिंग चेंज क्यों करा था? क्योंकि एक तो इंटर ऑपरेबल था, और एक स्केलेबल था, एक हमारा रिलायबल था, डिसेंट्रलाइज्ड था। इस कारण ये बहुत ज़्यादा ग्लोबली हुआ, और इसने हमारे जो अलग अलग नेटवर्क हैं उनको इजीली ज्वाइन किया, जो ग्लोबल कम्युनिकेशन हुआ विदाउट सेंट्रल कंट्रोल। ओके, तो अगर मैं इसकी समरी की बताऊँ हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो जो डेवलपमेंट था इंटरनेट प्रोटोकॉल का, उसने बिगेस्ट हमारे नेटवर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व करा, और जो डिफरेंट नेटवर्क थे जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे उनको कनेक्ट करा, और जो टीसीपी आईपी है उसने प्रोवाइड करा हमारे को यूनिवर्सल सॉल्यूशन, और जो आईपी हैंडल हुई एड्रेसिंग राउटिंग की मदद से, और जो टीसीपी ने इंश्योर करा रिलायबल डिलीवरी। और जो 1983 में जो हमारा हुआ था टीसीपी आईपी ऑफिशियल स्टैंडर्ड बन गए डाटा, मतलब नेटवर्क को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। और ये जो मोमेंट था इसमें ऑफिशियली हमारा इंटरनेट जो उस समय क्रिएट हुआ था आज भी यूज होता है उसी बेस के ऊपर। ओके, ईमेल द फर्स्ट किलर एप्लीकेशन 1971। जो आफ्टर जो डेवलपमेंट था हमारे प्रोटोकॉल्स का, उसके बाद इंटरनेट को कुछ ऐसी जरूरत थी कि कुछ भी जिसका हम प्रैक्टिकल यूज केस कर सके। इंटरनेट था, आप लोग चीजें एक्सेस कर रहे थे, लेकिन उसे उसके यूज केस चाहिए था। तो उसके पहला फॉर्म आया वो था हमारा ईमेल, जो फर्स्ट किलर एप्लीकेशन बना इंटरनेट की। ओके, तो व्हाट इज किलर एप्लीकेशन वो लोग जानते हैं। किलर एप्लीकेशन वो सर्विस थी जो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फॉलो करे, जो वाइडली बहुत सारे लोगों के द्वारा अडोप्टेड हो, और जो पीपल है उसको टेक्नोलॉजी का यूज करें। ओके, तो जो ईमेल है वो एग्जैक्टली जो इंटरनेट का ये यूज केस फॉलो कर रहे थे। ओके, बिफोर ईमेल से पहले क्या होता था, जितने भी मैसेज थे वो सेंड किए जाते थे पोस्टल मेल से, और जो कम्युनिकेशन था कंप्यूटर्स का वो लिमिटेड था केवल फाइल ट्रांसफर के लिए और रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए, और जो नेटवर्किंग है वो मोस्टली यूज की जाती थी साइंटिफिक और मिलिट्री सिचुएशन के लिए। लेकिन जो इंटरनेट है वो ह्यूमन फ्रेंडली कम्युनिकेशन टूल उसमें लेक था। ओके, तो जो इन्वेंशन हुआ ईमेल का वो था 1971 में, रे टॉमलिंसन ने, जो इंजीनियर थे जो वर्क करते थे आर्पानेट में। ओके, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटिंग में अलग अलग सेंड करे मैसेज डिफरेंट कंप्यूटर पे सेम नेटवर्क द्वारा, और इन्होंने बना इन्वेंशन किया ईमेल का। ओके, तो ये जो आइडिया था ये ब्रेक थ्रू था, और इसमें जो टू मेजर इनोवेशन थे, पहला था सेंड करना मैसेज को बिटवीन कंप्यूटर। जो अर्ली जन मैसेजिंग सिस्टम थे वो ओनली सेम मशीन पे काम करते थे। ओके, लेकिन जो टॉमलिंसन ने इनेबल किया मैसेज को सेंड करना वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर, और इसने जो टर्न किया हमारे इंटरनेट को पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की, और इसकी वजह से जो हमारी नेटवर्किंग है वो पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में टर्न हुई। ओके, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द एट द रेट सिंबल, यूजर नेम और जो कंप्यूटर के नेटवर्क नेम को यूज करने के लिए हम इसको यूज करते थे। जो रे टॉमलिंसन था उन्होंने चूज किया एट द रेट सिंबल को। एग्जाम्पल जैसा यूजर एट द रेट कंप्यूटर, जो इसका सिंपल आइडिया था कि हम मोस्ट इंपोर्टेंट सिंबल है जो इंटरनेट में आजकल यूज होता है। ये सिंपल आइडिया की वजह से जो आज भी मोस्ट इंपोर्टेंट सिंबल है इंटरनेट हिस्ट्री में वो है एट द रेट। वाई ईमेल वाज रेवोल्यूशनरी, बिकॉज जो ईमेल था उसने पीपल को बताया कि how कैसे आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो। सबसे पहला था इंस्टेंट कम्युनिकेशन, आप मैसेज सेंड कर सकते हो सेकंड्स में, जो कोई फिजिकल आपको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायर नहीं होती, और जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था। और सेकंड था लो कॉस्ट, आपको कोई पोस्टल चार्ज नहीं करने, और जो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस है उसकी भी कोई ऐसी पर्टिकुलर फीस नहीं है, और जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया था। और इससे जो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन था, जो सेंडर और रिसीवर था उनको ऑनलाइन सेम पार्ट टाइम पे आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक बार आपने मेल फिल करा, अगर वो थोड़ी देर बाद भी देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसलिए जो कम्युनिकेशन था उसको एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल कर दिया था। और जो ईमेल था वो वाइडली यूज किया जाने लगा इंटरनेट सर्विसेज में। ओके, जो ईमेल है वो बहुत ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हुआ, तो मोस्ट पॉपुलर सर्विस थी आर्पानेट, और जो प्राइमरी रीजन था उसका यूज करने का, तो बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ द ऑनलाइन कम्युनिकेशन। और जो फर्स्ट टाइम था जब इंटरनेट बिकम यूजफुल था इंडिविजुअल पर्सन के लिए, नॉट अ इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ईमेल ही ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा मतलब यूजर ने यूज करी थी उसको। अब बात करते हैं टेक्निकल इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल। जो ईमेल था वो हेल्प करता था हमारे को नेटवर्किंग टेस्ट और इम्प्रूव करने के लिए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, और इसके जो ड्राइव करता था डेवलपमेंट ऑफ टीसीपी आईपी, और इसने इंकरेज करा एक्सपांशन ऑफ द नेटवर्क। ओके, तो जो मेनी इंप्रूवमेंट और रिलायबिलिटी एंड राउटिंग आए वो ईमेल के यूज करने की वजह से आए। ओके, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ करा तो उन्हें पता चला कि क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, और जो ईमेल था उसने ग्रोथ दी इंटरनेट को। ओके, बिकॉज ऑफ ईमेल जो बहुत बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको नेटवर्क का एक्सेस हुआ, और जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने आर्पानेट को ज्वाइन करा। फिर बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे थे लेकिन बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन ईमेल ने उन्हें मतलब बूम दिया, बहुत सारे लोगों ने वो यूज़ करा। और जो ईमेल है उसने इंटरनेट को
एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बना दिया। ओके, जो ईमेल आज भी बहुत ज़्यादा, आप भी अगर कम्युनिकेशन करते हो, अगर आप सॉफ्टवेयर में हो, तो ईमेल आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ईमेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अकाउंट क्रिएशन और वेरिफिकेशन के लिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए, सिस्टम नोटिफिकेशन के लिए और बिजनेस ऑपरेशन के लिए। जो मॉडर्न ऐप्स है वो स्टिल ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रिला है। जैसे आज भी अगर आप कोई भी अकाउंट बनाते हो तो आपको जो ओटीपी है सारे ईमेल पर ही आते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको समरी की बात करूँ, जो ईमेल है वो फर्स्ट रियल एप्लीकेशन थी जो इंटरनेट को वैल्यूएबल बनाया, और ये इसको इन्वेंट किया था 1971 में रे टॉमलिंसन ने। और इसने इंट्रोड्यूस किया था हमारा @सिंबल, और इसने इनेबल करा था पर्सन टू पर्सनल डिजिटल कम्युनिकेशन, और ये बिकम फर्स्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेट सर्विस थी इंटरनेट पे। और जो ईमेल है वो एक इंटरनेट की रिसर्च एक्सपेरिमेंट था, जो आज प्रैक्टिकल टूल है जो पीपल यूज कर रहे हैं। और डीएनएस इंटरनेट विदाउट नंबर्स 1980s, तो जो इंटरनेट था वो ग्रो कर रहा था, लेकिन उसमें मेजर प्रॉब्लम आ रही थी जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी। ह्यूमन रिमेंबर करने में बहुत ज़्यादा मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है नंबर्स के बीच में। ओके, क्योंकि जो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन यूज़ करते थे नंबर के बीच में, पीपल प्रेफर करते थे कुछ भी मीनिंगफुल नेम्स। तो डीएनएफ को क्रिएट किया गया जो इस गैप को क्लियर करने के लिए। तो जो प्रॉब्लम थी बिफोर डीएनएफ क्या थी, कि जो कंप्यूटर्स थे उसमें आइडेंटिफाई किया जाता था उसके आईपी एड्रेस के द्वारा। जैसे जो आईपी एड्रेस आपने दिख रहे हो, ये 3 आईपी एड्रेस है अलग अलग। तो इन आईपी एड्रेस की वजह से उन वेबसाइट की लोकेशन हम देख सकते थे कि कहाँ पे हमें पहुंचाना है, लेकिन यूजर रिमेंबर नहीं कर पाते थे उसकी न्यूमरिक वैल्यूज को कनेक्ट करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। तो इसको कुछ कुछ ही मशीन्स में इम्पॉसिबल था इंटरनेट को एक्सपांड करना, बिकॉज अगर कुछ मशीन होती तो इसको मैनेजेबल करना इजी था, लेकिन बहुत सारी मशीन थी इंटरनेट पर, तो इसको एक्सपांड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती। तो इस कारण आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गया। ओके, क्योंकि लोगों को रिमेंबर नहीं होता था। जब आप भी अगर आपको आज आप यूज़ कर रहे हो बहुत सारे वेबसाइट, आप किस जाते हो उस वेबसाइट पे, आप उसका डोमेन नेम टाइप करते हो। ओके, आप जाते हो, अगर आपको बोले कि आप उसका आईपी एड्रेस याद करो सारी वेबसाइट का इंटरनेट की, फिर उस पे जाओ, तो आप जा ही नहीं पाओगे, बहुत सारी कि आप आईपी एड्रेस भूल जाओगे। तो इसको आईपी एड्रेस को मैनेज करने के लिए हमको रिक्वायर हुआ रिकॉर्ड को मैन्युअली अपडेट करने की। कोई भी वेबसाइट है उसको मैन्युअली अपडेट करना पड़ा, और जो लार्ज नेटवर्क थे उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो गया। ओके, और इसमें कोई स्केलेबल नहीं था, क्योंकि जो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर थे, एक तो था कि आप वेबसाइट का नाम नहीं याद कर सकते थे, दूसरा था कि ये जो रोज नया नया इंटरनेट बन रहे हैं उनके रोज नए नए नंबर बन रहे हैं, तो वो कहाँ रोज उसको इंटरनेट में स्टोर करना पड़ेगा, तो एक स्केलेबल सिस्टम नहीं था। ओके, तो इसके लिए हमको बेटर सोल्यूशन चाहिए था। तो इसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ डीएनएफ, डोमेन नेम सिस्टम। इसने प्रॉब्लम क्या फॉलो करी, जो कि 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो डीएनएफ अलाउ करता था ह्यूमन को रीडेबल नेम्स देना। लाइक कंप्यूटर जो आईपी एड्रेस को यूज करते हैं, आप उसको एक रीडेबल नेम दे सकते हो। अब व्हाट डीएनएफ डफ, डीएनएफ करता क्या था, डीएनएफ एक तरह का इफ अ फोन बुक। जैसे आप पहले जब अभी तो जैसे आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट है, पहले जैसे आप कुछ भी एक डायरी बनाते थे तो वहाँ एक व्यक्ति के नंबर लिखते थे, उसके बाद उसका नाम लिखते थे, क्योंकि आप नंबर याद नहीं कर सकोगे, आपको नाम पता है तो नाम से आप उसका नंबर पता लगा लो। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो हुआ। इसमें क्या, ह्यूमन को केवल डोमेन नेम याद करने थे उनके, और जो कंप्यूटर है वो यूज करेगा उसके आईपी एड्रेस को, क्योंकि उसके डोमेन नेम से लिंक होगा। और जो डीएनएफ है वो ट्रांसलेट होगा इन दोनों की मदद से। जैसे अगर google.com है तो इसका आईपी एड्रेस ये है, तो ये दोनों लिंक होगा। तो आपको इसका आईपी एड्रेस याद नहीं करना, आपको केवल उसका डोमेन नेम याद करना है। आप डायरेक्टली इसको क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली इस आईपी एड्रेस पे चले जाओगे। ओके, क्योंकि इस आईपी एड्रेस पे डोमेन नेम लिंक है। तो जो डीएनएस वर्क कैसे करता था हाई लेवल पे, जब भी आप डोमेन नेम टाइप करते थे ब्राउजर पे, तो डीएनएस फाइंड करता था उसकी करेक्ट आईपी एड्रेस, और ब्राउजर कनेक्ट करता था उसकी आईपी एड्रेस को आपसे, और वो आपकी वेबसाइट आपके सामने लोड होती थी। ये सभी मिली सेकंड में होता था ये सारा काम। ओके, तो जो डोमेन नेम, अब बात करते हैं डोमेन नेम और आईपी एड्रेस दोनों में अंतर क्या है। तो जो डोमेन नेम है वो उसका ह्यूमन फ्रेंडली नेम है, आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो, और उसको रिप्रेजेंट करते हुए ब्रांड और सर्विस जैसे google.com और coding4.com। लेकिन जो आईपी एड्रेस है वो है मशीन फ्रेंडली, मतलब उसमें हमको जो यूज होता था राउटिंग डाटा के लिए, और रिक्वायर होता था नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। जैसे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो डीएनएस है वो कनेक्ट करता था टू वर्ल्ड को, हमारे डोमेन नेम को और आईपी एड्रेस को। अब जो डीएनएस इतना ज़्यादा जरूरी क्यों था, क्योंकि इसने इंटरनेट को यूजेबल करा ह्यूमन के लिए। विदाउट डीएनएफ जो हम मेमोराइज नहीं कर पाते थे आईपी एड्रेस। ओके, और जो वेबसाइट की ब्राउजिंग जो आज हम इतने करते, इतनी फास्ट फास्ट कर लेते, कहीं भी किसी वेबसाइट पर चले जाते थे, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती। ओके, तो इसने सपोर्ट करा इंटरनेट की ग्रोथ को। जो डीएनएस ने अपने पॉसिबल किया, मिलियंस ऑफ वेबसाइट बनी, और जो ग्लोबल बिजनेसेस है वो पब्लिक इंटरनेट का यूज करा। मतलब अगर आप सोचो ना, इंटरनेट में जो छोटे छोटे न्यू न्यू आविष्कार हो रहे थे, इन्होंने इंटरनेट को बहुत ज्यादा इंप्रूव करा। अगर सोचो अगर डीएनएफ नहीं होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है आज इंटरनेट पे, क्या पता इतनी जल्दी एक्सपांड नहीं कर पाता। ओके, अब बात करते हैं डीकपल नेम्स फॉर फ्रॉम लोकेशन। जो डोमेन नेम है
वो हिस्ट्री हमेशा सेम रहती है। ओके, जो आईपी एड्रेस रहता है वो चेंज करता है बिहाइंड द स्क्रीन। ओके, आपने देखा होगा कि अलग अलग नेटवर्क की डोमेन नेम फिक्स रहती है क्योंकि उसके नेटवर्क की डिपेंड करती है, लेकिन डोमेन नेम का सेम रहता है। तो इसने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करी, और जो वेबसाइट है वो कभी भी अपना सर्वर चेंज कर सकती थी विदाउट अफेक्टिंग द यूजर्स। जैसे जो गूगल का सर्वर्स जो बैकएंड में चेंज हो रहे होंगे उसके आईपी एड्रेस, लेकिन उन्होंने उसकी जितनी भी न्यू आईपी एड्रेस है वो डायरेक्टली उन्होंने लिंक कर रखी google.com से। तो बैकएंड कुछ भी चेंज हो रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली google.com पे जाओगे तो एनी हाउ आप उसके जहाँ पे आपको गूगल पहुंचाना चाहता है आप वहाँ पे पहुंच जाओगे। ओके, जिस आईपी एड्रेस पे। तो इससे जो इंटरनल उनके अंदर काम होते थे वो भी इजीली हो सकते थे। और जो डीएनएफ है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। डीएनएफ एक सिंगल सर्वर नहीं है, ये ग्लोबल और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, और इसमें कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है। और जो मल्टीपल डीएनएफ सर्वर है वो अराउंड द वर्ल्ड है, और इसको डिफाइन किया है कि फास्ट, रिलायबल और फॉल्ट टॉलरेंट। ओके, और जो डीएनएफ है मॉडर्न इंटरनेट में, जो आज भी इंटरनेट हम एक्टिवली डिपेंड है डीएनएफ पे, जैसे जो वेबसाइट्स होती है, एपीआई होती है, ईमेल सर्वर्स होते हैं, क्लाउड सर्विस होती है, ये सारा हमारे डीएनएफ की वजह से वर्क कर रहा है। जो विदाउट डीएनएफ जो इंटरनेट की बहुत सारी सर्विसेज है वो अनयूजेबल है। तो अगर मैं इसकी डीएनएफ की समरी दूं आपको, तो डीएनएफ ने ट्रांसफर किया हमारे इंटरनेट को एक टेक्निकल नेटवर्क से एक ह्यूमन फ्रेंडली सिस्टम। और बिफोर डीएनएफ हम यूवर रिलायड था आईपी एड्रेस के ऊपर। आज भी आईपी एड्रेस, लेकिन आईपी एड्रेस को उन्होंने हमको एक फॉर्म दिया ह्यूमन के लिए। तो डीएनएफ ने इंट्रोड्यूस करा डोमेन नेम, और इसको कन्वर्ट करा डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, और इनेबल करा लार्ज स्केल इंटरनेट ग्रोथ को। और जो डीएनएफ ने से उसको इंटरनेट का यूजेबल करा एवरीवन के लिए, नॉट जस्ट इंजीनियर्स। बिफोर लाइक आईपी एड्रेस को, लाइक आप अगर आप सोचो आज आपको सारी वेबसाइट का नोट करके रखना पड़ेगा सभी के आईपी एड्रेस, फिर आपको जाना है तो आप पर्टिकुलर टाइप करो आईपी एड्रेस, कुछ दिन आप वेबसाइट पे जाओगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। लेकिन आज आप हर कोई यूज कर सकता है बिकॉज ऑफ डीएनएफ। एनएफएस नेट एंड पब्लिक इंटरनेट 1980s और 1990s। तो आफ्टर जो अल्परनेट हुआ, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ टीसीपी आईपी, जो मिलिट्री और गवर्नमेंट थे उनको किस स्टेप लिया उन्होंने, एनएफएस नेट का क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट को रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क टू पब्लिक रिसोर्सेस। जो एनएफएस नेट वो क्या था, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इसका मतलब क्या था, एक इस्टेब्लिश हुआ 1980s में, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने बनाया था इन यूनाइटेड स्टेट्स। जिसका पर्पस क्या था एनएफएस नेट का, ये कनेक्ट करता था यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर को, ये अलाउ करता था रिसर्च को शेयर करना कंप्यूटर रिसोर्सेस, और ये फैसिलिटेट करता था कोलैबोरेटिव साइंटिफिक वर्क के लिए। अब जो एनएफएस नेट था वो क्या था, हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क था जो कनेक्ट करता था रीजनल नेटवर्क को, ये लिंक करता था यूनिवर्सिटीज को अक्रॉस द कंट्री, और ये यूज करता था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का लाइबल कम्युनिकेशन के। जो एनएफएस नेट था वो एसेंशियली था एक्सपांड करने के लिए आरपा नेट को। इसने और बहुत ज़्यादा अलग अलग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करे इस कम्युनिकेशन के अंदर, और इसमें क्या बिग चेंज आया इंटरनेट में। ओरिजिनली आरपानेट के तो अर्ली नेटवर्क लाइक मिलिट्री रिसर्च, इकोनॉमिक रिसर्च, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, लेकिन एनएफएस नेट के वजह से क्या हुआ, जो इंटरनेट है वो ग्रेजुअली ओपन हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, बिजनेसेस के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसने लोगों ने और ज़्यादा एक्सेस करा इसको। और बाय द अर्ली 1990s जो इंटरनेट है वो अवेलेबल हुआ जनरल पब्लिक के लिए। और इसके जो ट्रांजिशन की वजह से क्या हुआ, जो स्पेशलाइज नेटवर्क है और जो ग्लोबल पब्लिक नेटवर्क है वो भी इसका यूज़ करने लगे। ओके, तो इस ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि सबसे पहला था डेमोक्राइजेशन ऑफ इंटरनेट, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट के अंदर हमको इंटरनेट को नहीं रखना। इसकी वजह से क्या हुआ, कोई भी इसको इंटरनेट को यूज कर सकता था, और ये लिमिटेड नहीं हुआ साइंटिस्ट और मिलिट्री पर्पस ओनली। ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, कंपनीज अलग अलग इस नेटवर्क का यूज़ करने लग गए, और इसने फाउंडेशन करा कमर्शियल यूज़ का। जो बिजनेसेस थे उन्होंने इसमें पोटेंशियल देखा ऑनलाइन सर्विसेज में, कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इमर्ज जो है, ई कॉमर्स और ऑनलाइन कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया। और जो ग्लोबल ग्रोथ थी एनएफएस नेट ने उसको इंस्पायर किया वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए। और इसकी वजह से जो ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम यूज़ कर रहे हैं आज एनएफएस नेट की वजह से। जिसका की फीचर क्या था एनएफएस नेट का, हाई स्पीड बैकबोन कनेक्टिंग मल्टीपल रीजनल नेटवर्क्स, और यूज़ करना टीसीपी आईपी का, ताकि इंश्योर करें इंटरऑपरेबिलिटी, और सपोर्ट करना एकेडमिक कोलैबोरेशन और रिसर्च को, और ट्रांजिशन करना मिलिट्री टू पब्लिक यूसेज। ओके, जो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ मॉडर्न इंटरनेट पर, जो एनएफएस नेट है उसने फिट करे स्टेज, जैसे जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको वाइल्ड स्प्रेड करा पब्लिक एक्सेस के लिए, इंटरनेट को कमर्शलाइजेशन करा, और जो ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ाया। अब उसके विदाउट एनएफएस नेट जो इंटरनेट है वो रिमेन रिस्ट्रिक्टेड था एकेडमिक नेटवर्क के लिए बहुत सारे ईयर्स के लिए। अगर मैं आपको समरी की बात करूँ एनएफएस नेट की, तो इसने बहुत ज़्यादा पिवटल रोल दिखाया इंटरनेट को एक्सपांड करने में। इसने कनेक्ट करे यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर, इसने ओपन करे एजुकेशन, बिजनेस और पब्लिक के लिए भी, और इसने ट्रांजिशन करा इंटरनेट को मिलिट्री यूज से पब्लिक और ग्लोबल नेटवर्क का यूज़ करने के लिए। तो ये जो परेड था इसका फाउंडेशन था मॉडर्न इंटरनेट का, जिसने जो एवरीवन यूज कर सकते थे इंटरनेट का, नॉट जस्ट रिसर्च और गवर्नमेंट एजेंसीज। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट फॉर एवरीवन।
जो 1989 था उसमें जो लेट 1980 था, उसमें जो इंटरनेट था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था कनेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को, रिसर्च को, सेंटर्स को, बिजनेसेस को। लेकिन जो लेक था यूजर फ्रेंडली था नॉर्मल पीपल के लिए एक्सेस करना और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। तो इसके लिए जो इन्वेंशन हुआ उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, जो एड्रेस करता था चैलेंजेस जो इंटरनेट को एक्सेसिबल कर पाए सभी के लिए। तो किसने इन्वेंट किया वर्ल्ड वाइड वेब को? तो जो वर्ल्ड वाइड वेब था उसको इन्वेंट किया था 1989 में टिम बर्नर ली ने, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जो वर्क करते थे CERN में, जिसको यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च में था। ओके, तो इसका जो ग्लोबली जो इनका गोल था वो था सिंप्लीफाई करना एक्सेस इंफॉर्मेशन के लिए जो रिमोट कंप्यूटर्स में है। और इन्होंने इस सिस्टम को अलो करा हाइपरलिंक इंफॉर्मेशन करना डिफरेंट मशीन्स में। ओके, जो टिम बर्नर के इन्वेंशन ने ट्रांसफॉर्म करा इंटरनेट को टेक्निकल नेटवर्क से एक प्रैक्टिकल एवरीडे टूल बनाने के लिए। तो जो प्रॉब्लम थी बिफोर WWW, जो इंटरनेट था वो एक एग्जिस्टेड था लेकिन उसमें कोई इजी वे था नहीं था इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। जो यूजर है वो रिलाय करते थे कमांड लाइन टूल फॉर टेक्निकल नॉलेज के ऊपर। उनको जो शेयरिंग होती थी डाटा की वो सिस्टम में वो कम्बरसम होती थी। ओके, इसके लिए कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्लेन टेक्स्ट में आती थी, उसमें वो नेविगेट नहीं कर सकते थे विदाउट टेक्निकल एक्सपर्टीज। ओके, उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर होना जरूरी होता था। तो इसकी जो प्राइमरी यूज था रिसर्चर्स और साइंटिस्ट और गवर्नमेंट्स का, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं था। जो इंटरनेट था वो बहुत पावरफुल था बट यूजर फ्रेंडली नहीं था नॉर्मल यूजर के लिए। तो इसका जो सोल्यूशन था वो था वर्ल्ड वाइड वेब। जो टीम बंडल ली थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि प्रोवाइड करता था HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो डिफाइन था स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस का। ओके, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा कंटेंट में हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, लिंक एंड मोर। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रीडेड और स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आई। और इसका जो प्रोटोकॉल था वो था HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल जो डिफाइन करता था कि डाटा कैसे ट्रांसफर होगा बिटवीन क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ये अलाउ करता था वेब ब्राउजर को रिक्वेस्ट करने के लिए वेब पेजेस जो इंटरनेट पर सर्व होगी। और ये इंश्योर करता था कि जो कम्युनिकेशन है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। ओके, और इसमें जो URL जिसको हम यूनिफोर्ड रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, जो कि वेब एड्रेस होता था लोकेट करने के लिए रिसोर्सेज को इंटरनेट पर। जैसे एग्जांपल जैसे coding4.com, ये जो HTTPS www.coding4.com इसको कन्वर्ट करता था इस नेटवर्क एड्रेस को ह्यूमन फ्रेंडली लिंक्स में। ओके, जो वेब ब्राउजर्स थे जो सॉफ्टवेयर को अलाउ करते थे वेब पेजेस को देखने के लिए, और ये हैंडल करता था HTML, HTTP और URLs को। एग्जाम्पल जैसे जो मोफाक है जो फर्स्ट पॉपुलर ब्राउजर था, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे अलग अलग ब्राउजर थे। ये कंपोनेंट्स क्रिएट होते थे जो प्रैक्टिकल सिस्टम में पब्लिश कर सकते और एक्सेस कर सकते इंफॉर्मेशन को इंटरनेट में। इन सभी चीज़ों की मदद से जो फर्स्ट प्रैक्टिकल सिस्टम था पब्लिशिंग और एक्सेसिंग कर सकते थे इन्फॉर्मेशन को हम इंटरनेट के पर। अब बात करते थे जो इंपॉर्टेंट क्लिफिकेशन था WWW इज नॉट इक्वल टू इंटरनेट, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत वाले वीडियो में, जो कि बहुत सारे बिगनर को लगता है कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट है। बट मैंने आपको बताया इंटरनेट पहले बना, ये वर्ल्ड वाइड वेब बाद में आया था। जो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है नेटवर्क का कंप्यूटर्स का। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक सिस्टम है जो वेब पेजेस को शो करता था और हाइपरलिंक्स जो इंटरनेट के ऊपर है उनको एक दूसरे हाइपरलिंक से जो रन करती है टॉप ऑफ इंटरनेट पे। ओके, तो जो अदर सर्विस लाइक ईमेल, FTP, वीडियो कॉल्स जो रन करती है इंटरनेट पे, सेम उसी तरीके से WWW है। लेकिन इसने इसका मेन काम क्या करा है इसने कि इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूजर को बहुत अच्छे से शो हो, इसने उस पर फोकस करा। ओके, अब जो WWW वो रिवोल्यूशनरी क्यों था? सबसे पहला है यूजर फ्रेंडली, क्योंकि इसको बनाया गया था इंटरनेट को एक्सेसिबल करने के लिए नॉन टेक्निकल यूजर के लिए। ये इनेबल करता था विजुअल ब्राउजिंग को इन्फॉर्मेशन के लिए। और सेकंड था इंटरकनेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जो हाइपरलिंक्स थी वो अलाउ करती थी इजी नेविगेशन बिटवीन डॉक्यूमेंट। ये क्रिएट करता था वेब ऑफ नॉलेज। थर्ड है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेट, जो आज भी हम जितनी भी वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स सारी देखते हैं, ये सभी इसका फाउंडेशन हमारे WWW से ही शुरुआत हुई थी। इसने ट्रिगर करा था वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ इंटरनेट ग्लोबली। तो जैसे आज भी आप जो भी वेबसाइट यूज करते हो ये सभी क्या है, ये सारी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट है। आज भी जो वेबसाइट आप देखते हो वो भी HTML का यूज करके बनी है। तो ये HTML ये किसने बनाया था? ये भी टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, जो कि WWW की इन्वेंशन है। ओके, अब बात करते हैं फॉर्मवे की। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो ट्रांसफॉर्म करता है इंटरनेट को प्रैक्टिकल टूल में एवरीवन के लिए। इसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली ने, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे HTML, HTTP, URL और वेब ब्राउजर को। और इन्होंने प्रोवाइड किया था ग्राफिकल इजी टू एक्सेस सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन को शो कर पाए, और ये रन करता था टॉप ऑफ इंटरनेट।
जो कि इंटरनेट नहीं है, और जो डब्ल्यू है, उन्होंने बिगनिंग की थी इंटरनेट को पब्लिक बनाने के लिए और यूजर फ्रेंडली और ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए। फर्स्ट वेबसाइट एंड ब्राउज़र 1990। तो जो आफ्टर जो इन्वेंशन हुआ हमारे वर्ल्ड वाइड वेब का इन 1999, जो नेक्स्ट स्टेप थी इंटरनेट हिस्ट्री में, वो था क्रिएशन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट और वेब ब्राउज़र। दो ये एरा था जिसने ट्रांसफर करा इंटरनेट को फ्रॉम अ टेक्निकल नेटवर्क, जो टूल यूज करा मिलियंस ऑफ वर्ल्ड वाइड, वो थे वेबसाइट्स। तो जो पहली वेबसाइट थी वो लाइव हुई 1991 में, वो भी फंड में ही हुई, जो ऑर्गेनाइजेशन में टिम बर्नर्ली काम करते थे। तो जिसका करेक्टरिस्टिक क्या था फर्स्ट वेबसाइट का, ये प्योर टेक्स्ट थे। जो वेबसाइट में जो भी कंटेंट था वो सारी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन थी, इसमें कोई इमेजेस नहीं थी, ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं करते थे, इसमें CSS भी नहीं थी, इसमें स्टाइलिंग भी नहीं थी और विजुअल डिजाइन भी नहीं थी, इसमें नो जावास्क्रिप्ट भी नहीं थी, इसमें कोई भी एलिमेंट इंटरेक्ट नहीं कर सकते और डायनामिक फंक्शनलिटी भी नहीं थी। ये वेबसाइट सिंपल बट इंपॉर्टेंट पर्पज फॉलो करती थी। ये एक्सप्लेन करती थी व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, और ये प्रोवाइड कर देते इंस्ट्रक्शन कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वेब पेजेस, और शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट यूजिंग HTTP, HTML और URL। ये जो फर्स्ट वेबसाइट डेमोन्स्ट्रेट की गई जो वेब पे, वो बहुत ज़्यादा बेसिक थी एज कम्पेयर टू अब जो मॉडर्न वेबसाइट देखते थे। सेकेंड बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ वेब ब्राउज़र। जो वेब की जो रीच है वो ऑडियंस वो ब्राउज़र की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ब्राउज़र रिक्वायर्ड थे डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट को विजुअली और इंटरएक्टिविटी। ड्यूरिंग 1990 जो फेवरल की ब्राउज़र इमेज हुए, सबसे पहला 1993 में आया मोसेक, जो फर्स्टली वाइडली यूज्ड ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, जो अलाउ करता था इमेजेस को अपीयर करने के लिए इनलाइन विद टेक्स्ट, और ये सिंप्लीफाइड नेविगेशन यूज करता था यूजिंग क्लिकेबल हाइपरलिंक्स। और वेब ये पॉपुलराइज्ड था वेब में अमंग जनरल पब्लिक। सेकेंड बात करते हैं नेट स्केप नेविगेटर, जो 1994 में आया था। इसने इम्प्रूव करी थी परफॉर्मेंस और फीचर के ऊपर। ये सपोर्ट करता था बहुत सारे HTML टैग्स, और इसने इंट्रोड्यूस करी थी अर्ली जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट, और ये बिकम डोमिनेट था 1990s का वक्त का। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पावर था इन मिड 1990s। अब थर्ड है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो 1995 में आया था, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। इसमें इंटीग्रेट की गई थी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और इसमें इसको एक्सपांड किया था वेब मिलियंस ऑफ यूजर के लिए, और इसने जो इंटेंस कॉम्पिटिशन दिया था ब्राउज़र वार्स को। ओके, तो आपने भी कभी ना कभी अगर अपने पुराने मोबाइल से अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करा ही होगा। अब वाई दिस एरा वाज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट है वाइड स्प्रेड अडॉप्शन। जो ब्राउज़र थे वो वेब को एक्सेसिबल करते थे नॉन टेक्निकल यूजर के सामने। जो इंटरनेट की बिगनिंग है वो हाउस होल्ड, स्कूल और बिजनेस तक पहुंच गई थी। सेकेंड है ग्राफिकल एंड इंटरेक्टिव वेब। जो इमेजेस है, लिंक्स है, अर्ली स्क्रिप्टिंग वो ब्राउज़र में चालू हो गई थी, जिसने ब्राउज़र को मोर इंगेजिंग बनाया था, और इसने इंकरेज करा था क्रिएशन ऑफ वेबसाइट, बिजनेस, मीडिया एंड एजुकेशन। थर्ड है फाउंडेशन फॉर मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। तो इसने मॉडर्न वेब डेवलपमेंट चालू कर दिया था। इसमें HTML, अर्ली CSS और जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड्स आ गए थे, जो इवॉल्व होने लग गए थे, और जो डेवलपर्स थे वो स्टार्ट करने लग गए थे एक्सपेरिमेंटिंग विद डिज़ाइन और इंटरेक्टिविटी। अब बात करते समरी। इन द 1990 था, उसमें जो फर्स्ट एरा था जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ नॉर्मल पब्लिक के लिए। जो फर्स्ट वेबसाइट बनाई गई हमारी, जिसमें टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन थी। फिर ब्राउज़र्स आए जैसे मोज़ेक, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसने वेब को एक्सेसिबल किया, जो विजुअली अपीयर दिखे। और जिस एरा की वजह से जो मॉडर्न और इंटरेक्टिव इंटरनेट है आज हम यूज़ करते हैं, तो जो कम्बाइनेशन हुआ वेबसाइट और ब्राउज़र का, उसने ट्रांसफर करा पूरे इंटरनेट को। और इसके जो रिसर्च टूल थे उसने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन को शो करा, और इसने कम्युनिकेशन को इवेंचुअली कॉमर्स तक पहुंचाया। .com बूम 1995-2000। जो फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट की थी, ब्राउज़र बहुत ज़्यादा स्प्रेड, जब वेबसाइटें बन रही थी और ब्राउज़र बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे, तो एक न्यू एरा चालू हुआ, जिसने कमर्शलाइज करा रैपिड ग्रोथ और ऑनलाइन बिजनेसेस को। तो ये जो पीरियड था इसको बोलते हैं .com बूम, जिसमें जितने भी इंटरनेट पे जो भी पब्लिक कम्युनिकेशन था, प्लेटफॉर्म था, वो ग्लोबल कॉमर्स में गया, और जो इंटरनेट है वो कमर्शलाइज हुआ। ड्यूरिंग द मिड टू लेट 1990s जो इंटरनेट है वो ओपन हुआ कमर्शियल यूज़ के लिए। जो कंपनी है उसको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी प्रोडक्ट सर्विसेज और बिल्ड करने के लिए न्यू बिजनेस मॉडल्स ऑनलाइन। तो जो इन्वेस्टर है उन्होंने मनी को इंटरनेट स्टार्टअप्स में लगाया और एंटिसिपेटिंग करी रैपिड ग्रोथ के लिए। तो इसका जो की फीचर्स क्या था इस एरा का, इसमें क्रिएशन हुई बहुत सारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डेवलपमेंट हुआ बहुत सारे सर्च इंजन का, इमरजेंस हुई ऑनलाइन मार्केट प्लेस का, और इसमें रैपिड एक्सपांशन हुआ इंटरनेट के जो यूजर्स का वर्ल्ड वाइड में। एग्जाम्पल अगर बात करूँ अर्ली सक्सेसेस का, तो अमेजोन जो 1995 में आया,
जो एक ऑनलाइन बुक स्टोर था जिसने एक्सपांड होकर ग्लोबल ई कॉमर्स जाइंट बना। याहू जो उसने एक वेब डिक्शनरी थी और एक सर्च इंजन था जिसने ऑफर करा ईमेल और न्यूज सर्विसेज। ईबे जिसने ऑनलाइन ऑप्शन प्लेटफॉर्म था जिसने कनेक्ट करा बायर्स को और सेलर्स को ग्लोबली। ये जो कंपनीज थी इन्होंने डेमोस्ट्रेट करे अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल इंटरनेट पे और इसने इंस्पायर करी द न्यू वेव ऑफ स्टार्टअप। अब बात है जो डॉट कॉम बूम क्रैश जो 2000 और 2001 था, उसमें जो डॉट कॉम बूम था वो क्रैश हुआ। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे चीज़ें रिपीट ग्रोथ हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा मेजर रिस्क थे। जो बहुत सारे स्टार्टअप थे वो ओवर वैल्यू थे लेक ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की वजह से। और जो कंपनीज थी वो बहुत ज़्यादा हेविली अपने मनी स्पेंड कर रही थी मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में विदाउट जनरेटिंग प्रॉफिट। और जो डॉट कॉम बबल है वो बस्ट हुआ 2000 पे जिसमें मेफ्यू कंपनी फेलियर हुए और जो बहुत सारे इन्वेस्टर थे उनको लॉस हुआ और जो मार्केट है वो कंसोलिडेशन हुआ। ओके, तो इसमें क्या इसके बाद क्या क्रैश हुआ? इसके क्रैश होने के बाद जो इंटरनेट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल इनको ये इंटेक्ट रहे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कंपनी लाइक अमेजोन ईबे याहू ये भी कंटिन्यू ग्रो करती रही। जो लेसन लर्न हुए इसने शेप करा फ्यूचर की बिजनेस स्ट्रेटजीज को। वाई डॉट कॉम एरा वाज फॉर इम्पोर्टेंट क्योंकि इसने प्रूव करा द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द इंटरनेट। इसने शो करा इंटरनेट की पावर की कैसे ग्लोबल बिजनेस में अफेक्ट करता है कॉमर्स को और बिजनेसेस को। और इसने एक्सेलरेट करा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। इसने नेटवर्क को फास्ट करा, बेटर सर्विस बनाया और स्केलेबल सिस्टम इमर्ज हुए। और इसने थर्ड है इसने शेप करा मॉडर्न इंटरनेट कंपनीज को। जो सर्वाइव कंपनीज थी वो लीडर बने वेब 2.0। ओके, और इसने ई कॉमर्स को भी बूम करा। और सेकेंड इसने सेट करे स्टेज गूगल फेसबुक और बहुत सारे अलग मेजर प्लेटफॉर्म के लिए। फोर्थ इसने एजुकेटेड इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया। हाईलाइट थी इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और इसने हेल्प करा ऑनलाइन बिजनेसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को। तो अगर मैं आपको समरी की बात करता हूँ, डॉट कॉम बूम था 1995 2000 पे। इसने ट्रांसफॉर्म करा कंप्लीट इंटरनेट को। कि इंटरनेट की जो कमर्शलाइजेशन है उसकी ग्रोथ है ऑनलाइन बिजनेस है उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी। इसने जो अर्ली जायंट लाइक अमेजोन याहू ईबे ये बहुत ज़्यादा कंपनी इस बूम से आई। और जो डॉट कॉम क्रैश हुआ उसने बहुत सारी वीक कंपनी वो बंद भी हुई और इसमें जो केवल स्ट्रॉन्ग वन थी वो सर्वाइव की गई। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और इसके जो जो फ्यूचर ग्रोथ हुई इंटरनेट को उसको इसने शेप दिया। ये जो एरा था इसने सॉलिडिफाई करा इंटरनेट को और ग्लोबल इकोनॉमिक्स को और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को। आफ्टर डॉट कॉम बूम जो स्टेब्लिश हुआ बेसिक इंटरनेट का, जो इंटरनेट इंटर हुआ न्यू एरा में जिसको हम बोलते हैं वेब 2.0। तो ये जो एरा था इसने जो पूरे चीज़ों को यूज़ करते थे वेबसाइट को उसको कम्प्लीटली चेंज करा। नॉर्मली पीपल स्टैटिक वेबसाइट का यूज़ करते थे, तो उसके बाद उन्होंने इंटरेक्टिव वेबसाइट का यूज़ करा और जो चेंज करा कि पीपल कैसे यूज़ करते हैं वेबसाइट को। जो ओल्ड वेब 1.0 था उसमें जो वेबसाइट्स थे वो क्या रीड ओनली थे, केवल यूजर कंटेंट देख सकता था और इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। ओके, और इंटरेक्शन अगर था भी तो बहुत ज़्यादा कम था। और जो सेकंड था स्टैटिक पेजेस, जो वेबसाइट थी वो फिक्स्ड थी और उसमें कोई डायनामिक कंटेंट नहीं था। थर्ड था लिमिटेड यूजर कंट्रीब्यूशन, जो वेबसाइट के ओनर है उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं रहता था। वो रहता भी था तो वो कंटेंट को पब्लिश नहीं कर सकते थे क्योंकि वेबसाइट की वो लिमिटेड रहती थी। लेकिन का एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको अर्ली वेबसाइट्स का, जो टेक्स्ट बेस्ड पोर्टल लेते थे, जो वेब पॉइंट 1.0 था उसमें प्राइमरली जो वन वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म रहते थे जिसमें पैसिव जो कंज्यूमर है उसको इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए वो वेबसाइट बनाई गई थी। लेकिन जो वेब 2.0 था उसमें शिफ्ट क्या हुआ, वेब 2.0 में इंट्रोड्यूस हुआ यूजर पार्टिसिपेशन जिसमें इंटरेक्टिविटी आई और डायनामिक कंटेंट आने लगा जिसमें ट्रांसफॉर्म करा इंटरनेट को और सोशल मीडिया सोशल और कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म की बनाने में। की फीचर्स क्या थे वेब 2.0 के? यूजर इंटरेक्शन, जो यूजर थे वो कंटेंट को शेयर कर सकते थे, एंगेज कर सकते थे कंटेंट के साथ। जो वेबसाइट थी उसमें टू वे कम्युनिकेशन होने लगा था। पहले केवल वेबसाइट कंटेंट दे सकते थे लेकिन अब दूसरे लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते थे। अब वेबसाइट में डायनामिक कंटेंट आ गया तो जो वेबसाइट की वो पर्सनलाइज और रियल टाइम डाटा शो करने लग गई। जो अपडेट्स है जो भी होते थे वो रिफ्रेश करने लगे इंटायर पेज को। ओके, थर्ड है सोशल मीडिया नेटवर्किंग, जो प्लेटफॉर्म थे इन्होंने इनेबल करा कनेक्ट करना ग्लोबली। जो कंटेंट क्रिएशन है वो भी बहुत बूम करा। उसमें जो शेयरिंग था वो एक फ्रंटल थीम था। जो कंटेंट क्रिएशन था और शेयरिंग थी वो भी बढ़ने लगी। फोर्थ है कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म, जो ब्लॉग्स थे, विकीपीडिया थे, फोरम थे, उन्होंने कम्युनिटीज बनाई, उसमें कंट्रीब्यूट करा डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट। जो यूजर्स थे वो लॉन्गर और पेसिव कंज्यूमर बने। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ 2.0 प्लेटफॉर्म की, तो पहला था फेसबुक जिसने सोशल नेटवर्क के किंग को बढ़ाया और यूजर के जनरेटेड प्रोफाइल बनाए और पोस्ट और इंटरेक्शन चालू करा। सेकेंड है यूट्यूब जिसने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में
यूज़र अपना कंटेंट अपलोड कर सकते थे, कमेंट कर सकते थे, एंगेज कर सकते थे कंटेंट के साथ, ऑडियंस देख सकती थी उस कंटेंट को। ट्विटर जिसने माइक्रो ब्लॉगिंग चालू करी और रियल टाइम कम्युनिकेशन करा और कंटेंट शेयरिंग करी। तो ये जो प्लेटफॉर्म था, इन्होंने यूज़र जनरेटेड कंटेंट बनाया और इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस बनाया वेबसाइट में। इसको वेब 2.0 एरा कहा जाता है। और वाई जो वेब 2 एरा है वो जो रिवोल्यूशनरी था, क्योंकि इसमें कंटेंट क्रिएटर्स जो यूज़र थे वो कंटेंट क्रिएटर बन गए थे, जो ब्लॉग्स, वीडियो, सोशल मीडिया, कमेंट्स, ये पूरा कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा था वेबसाइट ओनर से कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म। जो इंटरनेट है वो सोशल बन चुका था, जिसने इनकरेज करा कोलेब्रेशन को, नेटवर्किंग को और कम्युनिटी बिल्डिंग को। थर्ड, जो डायनामिक और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता था यूज़र को, उसने कंटेंट को टेलर करा और यूज़र का एक्सपीरियंस भी बढ़ाया। और इसमें जो रियल टाइम अपडेट और नोटिफिकेशन होते थे वो यूज़र को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। फोर्थ, जो इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पैक्ट था, जिसने न्यू बिजनेस मॉडल्स को जन्म दिया, जैसे सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और इसने जितने भी पीपल के जो कंज्यूम करने का था इन्फॉर्मेशन को तरीका, उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अगर मैं उनको समरी बताऊँ वेब 2.0 की, इसने ट्रांसफॉर्म करा कम्प्लीटली इंटरनेट को स्टैटिक और रीड ओनली प्लेटफॉर्म से एक इंटरेक्टिव और यूजर ड्रिवन इकोसिस्टम बनाने में। यूजर क्रिएट, शेयर और इंगेज कर सकते थे कंटेंट के साथ। वेबसाइट अब डायनामिक होने लगी और सोशली लोग इंगेज करने लगे। कि प्लेटफॉर्म थे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन्होंने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करा। और ये जो एरा था, इसने फाउंडेशन करा मॉडर्न इंटरनेट एप्लीकेशन का, कोलैबोरेटिव टूल्स का, सोशल मीडिया का, जो कि आज हम यूज कर रहे हैं। इन 2008 दो मेजर टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड थे इंटरनेट पे, जिसने इंटरनेट को रिशेप करा। पहला था हमारा मोबाइल इंटरनेट और सेकंड था ग्रोथ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इन दोनों ने मिलकर इनोवेट करे, इंटरनेट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया, स्केलेबल बनाया और इंटीग्रेटेड बनाया डेली लाइफ में। सबसे पहला मोबाइल इंटरनेट, जिसने रिवोल्यूशनरी करा कनेक्टिविटी को। जो स्मार्टफोन और एप्स थी, स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होने लगे। जो स्मार्टफोन थे वो बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल और अफोर्डेबल थे। जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक iOS और एंड्रॉयड, उन्होंने इनेबल करा डेवलपर को बिल्ड करने के लिए एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए। और जो एप्स थी, उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा कि कैसे लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जो इंटरनेट था वो डेस्कटॉप ब्राउजर से मोबाइल ब्राउजर में शिफ्ट हुआ। जो ऐप ने ट्रांसफर करा कि आप कैसे लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। और जो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें डेस्कटॉप ब्राउजर से मोबाइल डिवाइस पर शिफ्ट हुई। और जो हाई स्पीड मोबाइल डाटा है, जैसे मोबाइल को लाइक 3G 4G, उसने इम्प्रूव करा स्पीड और रिलायबिलिटी को। जो हाई स्पीड मोबाइल डाटा थे, उसने इनेबल करा वीडियो स्ट्रीमिंग, रियल टाइम कम्युनिकेशन और क्लाउड एक्सेस को। जो पीपल ने नई नई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करी, सर्विसेज का यूज़ करा और एनी टाइम कहीं भी किसी भी सर्विसेज का लोग मीडिया का यूज़ कर सकते थे। इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल इंटरनेट, इसने शिफ्ट करा इंटरनेट यूजर्स को डेस्कटॉप टू हैंडहेल्ड डिवाइस। इसने इंकरेज करा डेवलपमेंट ऑफ लोकेशन बेस्ड सर्विसेज लाइक सोशल मीडिया, मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म। इसने इंक्रीज करा ग्लोबल इंटरनेट पेनिट्रेशन को और एक्सेसिबिलिटी को। अब सेकंड बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, जिसने स्टोर करा डाटा को हर जगह। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग हमको अलाउ करती है कि आप हमारी एप्लीकेशन और सर्विसेज को कहीं भी होस्ट कर सकते हैं रिमोट सर्वर पे इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल डिवाइस। तो हम हमारा डाटा कहीं भी रख सकते थे। उसकी वजह से हम हमारे डाटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते थे। इसके की फीचर्स क्या था? सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑन अ सर्वर। ये जो सर्वर था, इसका स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो ग्रोइंग एप्लीकेशन के लिए था। इसने एक्सेस कर सकते थे हम कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन को। इसका एडवांटेज था क्लाउड कंप्यूटिंग का, यूजर को अब हाई एंड हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती थी स्टोर को प्रोसेस करने के लिए डाटा। इसने इनेबल करे कोलैबोरेटिव रियल टाइम अपडेट्स अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस। और इसने रिड्यूस करी कॉस्ट कंपनीज की लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट ना करे, ताकि अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। क्लाउड सर्विसेज की एग्जाम्पल की बात करूँ तो गूगल ड्राइव, इसमें क्लाउड स्टोरेज को डॉक्यूमेंट कोलेब्रेशन के लिए यूज यूज करते हैं। और AWS, अमेजन वेब सर्विस को स्केलेबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वेबसाइट और ऐप एप्लीकेशन के डाटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अमेजन वेब सर्विसेज, जिसको हम स्केलेबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और वेबसाइट और एप्लीकेशन में यूज करते हैं। जो फायरबेस, जो रियल टाइम डेटाबेस था, जो बैकएंड सर्विस मोबाइल ऐप वेब एप्स में यूज होने लगा। अब क्यों ये मोबाइल और क्लाउड एरा रेवोल्यूशनरी था? इसने यूजर को एक्सेस कर सकते थे डाटा को, सर्विस को कहीं भी किसी भी वर्ल्ड में किसी भी जगह से। और इसमें जो इंटरनेट था वो इंटीग्रेट था, हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन चुका था। सेकंड था प्लेटफॉर्म फ्रॉम इनोवेशन। इसने इनेबल करे मोबाइल फर्स्ट एप्लीकेशन लाइक ऑनलाइन गेम्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, ई-कॉमर्स ऐप्स। और इसमें जो क्लाउड कंप्यूटिंग था, इसने अलो करा स्टक को क्विकली ग्रो करने के लिए विदाउट हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड था कोलेबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी। जो टीम्स थी वो रिमोटली वर्क कर सकती थी और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकती थी रियल टाइम में। जो बिजनेसेस और इंडिविजुअल थे वो मैनेज कर सकते थे डाटा को एफिशिएंटली। और फोर्थ, जो स्मार्टफोन और जो मोबाइल डाटा था वो एक्सपांड होने लगा बिलियंस ऑफ यूजर। जो क्लाउड सर्विसेज थी वो सपोर्ट करने लग गई ग्लोबल स्केल
एप्लीकेशन और सक्सेस को। तो अगर मैं आपको समरी की बात करूँ तो 2000 ने उसने ट्रांसफॉर्म करा कंप्लीट एरा ऑफ द इंटरनेट, जिसने इंटरनेट को एक्सेसिबल करा एनी टाइम एनीवेयर। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग उन्होंने इनेबल करा स्टोरेज, कोलेब्रेशन और स्केलेबल एप्लीकेशन का। इन दोनों की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से जो इंटरनेट है वो उसमें जो स्ट्रीमिंग और जो रियल टाइम कोलेब्रेशन है और जो मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है उसको बढ़ावा दिया। तो इस एरा की वजह से जो फाउंडेशन था कनेक्टेड ऑन डिमांड और ग्लोबली इंटरनेट जो आज हम यूज़ कर रहे हैं उसकी शुरुआत है। मॉडर्न इंटरनेट, द इंटरनेट जो आज हम यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट है पुराने इंटरनेट से। जो आज जो इंटरनेट है वो ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, जो फास्ट है, ग्लोबल है, इंटेलिजेंट नेटवर्क है, जिसमें बिलियंस ऑफ यूजर्स है और काउंटलेस एप्लीकेशन है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है और जिसमें जो इंटरनल और इंटीग्रल पार्ट है सभी यूजर्स का। इसमें जैसे एजुकेशन, बिजनेस है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। जो करंट टेक्नोलॉजीज है जिसने मॉडर्न इंटरनेट को पावर करा, फर्स्ट है 5G नेटवर्क, जो 5th जनरेशन है मोबाइल नेटवर्क का, जिसने अल्ट्रा फास्ट स्पीड दी, लो लेटेंसी और हाई रिलायबिलिटी, जो सपोर्ट करता है रियल टाइम एप्लीकेशन, वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग एंड लार्ज स्केलेबल IT डिप्लॉयमेंट, जिसने इनेबल करा सीमलेस कनेक्टिविटी ऑफ मोबाइल डिवाइस लोकली। सेकंड है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसने इंटरकनेक्टेड डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, होम अप्लायंस, वेयरेबल डिवाइसेस और इंडस्ट्रियल सेंसर्स को बढ़ावा दिया। और जो IoT डिवाइस जो कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट से, उसने कलेक्ट करे, एनालाइज करे डाटा अकॉर्डिंग टू द डाटा। एग्जाम्पल जैसे जो स्मार्ट थर्मोस्टेट है, फिटनेस ट्रैकर है, कनेक्टेड कार है, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग सिस्टम है। थर्ड है AI पावर्ड सॉफ्टवेयर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंटीग्रेट है इंटरनेट में, उसने पर्सनलाइजेशन, ऑटोमेशन और डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मदद करी। एग्जाम्पल की बात करें, जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है यूट्यूब का, नेटफ्लिक्स का, केटबोर्ड्स और जो गूगल असिस्टेंट है और जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, जो AI ने इन्हांस करा यूजर को एक्सपीरियंस को और इंटरनेट को स्मार्ट बनाया, मोर एफिशिएंट बना। फोर्थ है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जो रियल टाइम डिलीवरी देती थी वीडियो, ऑडियो और गेमिंग कंटेंट की इंटरनेट पे। एग्जाम्पल जैसे नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ट्विच, जो यूजर है वो कंज्यूम कर सकते थे कंटेंट कहीं से भी और जो इनेबल कर सकता था हाई स्पीड इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग को। फिफ्थ है रियल टाइम एप्लीकेशन, जो एप्स है वो रिलाय है ना इंस्टेंट कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन पे। एग्जाम्पल जो ऑनलाइन गेम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, कोलैबोरेटिव टूल्स, गूगल डॉक्स, ये डिपेंड है फास्ट इंटरनेट और लो लेटेंसी पे, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंटरनेट, जो कि फास्ट है, जैसे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक, 5G नेटवर्क, इनेबल रियल टाइम कम्युनिकेशन और मीडिया स्ट्रीमिंग। ग्लोबल है, हम कहीं से भी, कहीं किसी भी कंट्री में हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। यू कनेक्ट है बिलियंस ऑफ यूजर और डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। और सेकेंड है ऑलवेज कनेक्टेड, जो मोबाइल डिवाइस है वो IoT है वो इंश्योर करता है कंटिन्यूस कनेक्टिविटी। जो क्लाउड सर्विसेज है वो एज कंप्यूटिंग अलो करता है ताकि सीमलेस एक्सेस कर सकते हैं हम रिसोर्सेज का। फोर्थ है एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो सपोर्ट करता है कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लर्निंग को। जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है, ट्यूटोरियल्स है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स है, वो लर्निंग को एफिशिएंट एंड इंटरेक्टिव बनाते हैं। जैसे जो आप वीडियो देख रहे हो ये भी इसी की मदद से है। वाई द मॉडर्न इंटरनेट मैटर्स, ये इनेबल करता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अक्रॉस इंडस्ट्री, जो प्रोवाइड करता है हमारे को इनोवेशन, एजुकेशन और ग्लोबल कोलैबोरेशन। इसमें जो रियल टाइम सर्विसेज रहती है जैसे AI एप्लीकेशन और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन को बढ़ावा दिया है। और इसमें जो ये इंडिस्पेंसेबल टूल बना है डेवलपर और स्टूडेंट और बिजनेसेस के लिए। तो अगर मैं समरी की बात करूँ टुडे इंटरनेट की, तो फास्ट, ग्लोबल और इंटेलिजेंट नेटवर्क है जो सपोर्ट करता है 5G कनेक्टिविटी की, IoT डिवाइसेस और स्मार्ट सिस्टम की, जिसमें AI पावर्ड सर्विसेज है और स्ट्रीमिंग और रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं। इसने ट्रांसफॉर्म किया है रिसर्च फोकस नेटवर्क को और क्रिटिकल पार्ट है जो मॉडर्न इंटरनेट का। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है बिजनेस और इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। यही थी इंटरनेट की कंप्लीट हिस्ट्री, जिसमें आपने देखा जीरो से जो मॉडर्न इंटरनेट आज हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होकर कितना ज़्यादा फास्ट और रिलायबल बना, और कैसे आप आज मिनटों में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो, किसी को कुछ भी दे सकते हो। कैसे धीरे धीरे सारी टेक्नोलॉजीज आई और सब ने अपना अपना महत्व दिखाया इंटरनेट को इतना आगे बढ़ाने में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपके कुछ ओपिनियन है तो कमेंट करें, और कुछ सजेशन है तो कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।